यह लोक पहल मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है और मुझे प्रसन्नता है। हमारे बड़े भाई और हम लोगों के लोक पहल के संयोजक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक और स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय प्रचार टोली के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सिंह हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। और उनकी उपस्थिति में मैं यह कहते हुए बहुत अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता हो रही है कि अब लोक पहल परिवार के फॉलोअर्स 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। 1,10,000 से ऊपर अब हमारे फॉलोअर्स हैं। तो ये लोक पहल के लिए बड़ी उपलब्धि है। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सदप्रयास है। और जैसा कि बैकग्राउंड में मेरे दिख रहा होगा कि लोक पहल के पांच पांच हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो राष्ट्र की मूल चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्र के सांस्कृतिक चेतना और चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, उसके चतुर्थ सर संघचालक पूज्य राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया हमारे लोक पहल के आदर्श हैं, हमारे लोक पहल के प्रेरणा स्रोत हैं। इसी प्रकार ब्रह्मलीन महंत और राम मंदिर आंदोलन के प्रणेताओं में से एक ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी हमारे लोक पहल के वैचारिक केंद्र हैं, हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। राम मंदिर आंदोलन को जनतन तक पहुंचाने वाले प्रखरता से स्वयंसेवकों को और राष्ट्रवादियों के बीच प्रसारित प्रचारित करने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे लोक पहल के वैचारिक केंद्र हैं, हमारे वैचारिक स्रोत हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, स्वावलंबन और स्वरोजगार की प्रेरणा देने वाले एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे वैचारिक स्रोत हैं, हमारे वैचारिक आधार हैं और सांस्कृतिक अधिष्ठान के सूत्र हैं और महामंत्र हैं। भारत की शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले और स्वदेशी के पुरोधा भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे वैचारिक अधिष्ठान है, वैचारिक केंद्र हैं। इन्हीं की वैचारिकी को आगे बढ़ाना, जन जन तक पहुंचाना इस लोक पहल का श्रेय प्रेय और पाथेय है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लोक पहल का अभिकेंद्र है। हम राष्ट्रवाद की और राष्ट्र को विश्व के वैभव के शिखर पर पहुंचाना इस लोक पहल का परम साध्य है और साधन है लोक पहल। और लोक पहल का एक बड़ा पुनीत कार्य है जो इस समय वो लगातार अनवरत 2.5-3 वर्षों से अपने प्रत्येक रविवार को अपने इस व्याख्यान माला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। वह है प्रखर राष्ट्रवादी और जन जन के हृदय में निवास करने वाले, भारत के जनमन की आवाज को सुनने वाले, हिंदू हृदय की विशाल भावना का स्पर्श करने वाले बहुत ही तरुण और तेजस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नीतियों को पूरे राष्ट्र में प्रचारित और प्रसारित करना हम लोगों का परम ध्येय है, परम साध्य है। क्योंकि उनकी नीतियों को हम करते हैं तो व्यक्ति विशेष को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, संपूर्ण राष्ट्रवाद को हम बढ़ावा देते हैं, संपूर्ण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि पूज्य योगी जी का जीवन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए समर्पित है। न अपना घर है न द्वार है, पूरा भारत ही जिसका घर और द्वार है, पूरा भारत ही जिसका परिवार है। ऐसे ऐसे वैरागी सेवक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना लोक पहल का ध्येय है। हम व्यक्ति विशेष नहीं है, हम राष्ट्र की परिकल्पना और राष्ट्र को वैभव के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए लोक पहल अपने श्री डॉक्टर विजय सिंह जी के नेतृत्व में निरंतर कार्य कर रहा है। इस मीडिया का जो पूरा प्रबंधन लोक पहल के तरफ से किया जाता है, ऐसे डॉक्टर आलोक चौहान जी इस लोक पहल के महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसी प्रकार प्रोफेसर अवनीश पार्थीकर प्रोफेसर हैं प्रबंधन के, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार हम लोगों का नेतृत्व करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो लोक पहल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी। उनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में लोक पहल अपना कार्य करता है।
इसी प्रकार एक हमारा महत्वपूर्ण नाम है प्रोफेसर संतोष सिंह, जो सरसुंदर लाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जिसे हम BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। यह हमारा मुख्य आधार है, आधार स्तंभों में से है। और आपके सम्मुख स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से। वो हमारे लोक पहल के संयोजक हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हमारी लोक पहल निरंतर सजगता से यात्रा करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाना है, भारत में सामाजिक समरसता की जड़ों को मजबूत करना है, राम के रामत्व को राम से भी बड़ा जो है उससे व्यापक करके विश्व तक पहुंचाना हमारा श्रेय प्रेय और पाथेय है। और इसी निमित्त लोक पहल का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयंसेवक अपनी आहुति देता है इस राष्ट्र के याज्ञिक अनुष्ठान में। तो मैं सर्वप्रथम चाहूंगा कि आज के विषय का प्रवर्तन हो, उससे पहले अपने लोक पहल के संयोजक हमारे आज के वक्ता पूर्वोत्तर भारत से हैं, रहने वाले उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद से हैं और सहायक आचार्य हैं। लेकिन आप इस लोक पहल के मंच पर पूर्वोत्तर में राम कथा क्या है, राम भक्ति क्या है और उस कैसे राष्ट्र की एकात्मकता से राम का जुड़ाव होता है, इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। और लोक पहल अपनी अनवरत प्रचार प्रसार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से करने का पूरा प्रयास करता है। और इसीलिए आज हम अपने वक्ता के रूप में डॉक्टर आलोक कुमार सिंह जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। अपने ही विचार परिवार के हैं, ये भी लोक पहल के ही परिवार के हैं। पूर्वोत्तर में राम भक्ति, राम कथा, राष्ट्रीय एकात्मकता कैसे बढ़ती है, कैसे बनती है, तो इसलिए आज हम लोग प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम अपने लोक पहल के अभिभावक, अपने गार्जियन, अपने नेतृत्वकर्ता डॉक्टर विजय कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि अपना बीज वक्तव्य और विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डाल करके हम लोगों का नेतृत्व करें और आज की गोष्ठी का समारंभ करें। डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर। नमस्कार। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो श्रृंखला लंबे समय से चल रही है वो अनवरत चलती रहेगी, ऐसा पूरा अखिलेश जी के रहने से विश्वास है। ध्येय हमारा निश्चित है, लेकिन ध्येयनिष्ठ लोगों के बिना उसकी परिणति और उसकी परिणाम मुश्किल हो जाता है। तो ध्येय निष्ठा से हमारे इस पूरे महत्वपूर्ण काम को अगर उपलब्धि तक पहुंचाने में सबसे बड़ा सहयोग कोई कर रहा है तो हमारे अखिलेश जी का पूरा सहयोग है। और आज हमारे जो वक्ता हैं, उन वक्ता को यहाँ तक पहुंचाने में भी हमारे इन्हीं महत्वपूर्ण स्तंभों की भूमिका रही है। हम डॉक्टर आलोक सिंह जी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। पूर्वोत्तर में राम भक्ति और राम कथा और राष्ट्रीय एकात्मता पे विषय पे वो हमको बताएंगे। लेकिन हम तो पूरा देश राममय है, पूरे देश से राम को सुन रहे हैं। राम मंदिर बन गया, यह सरकार की उपलब्धि है। राम मंदिर बनना चाहिए था, ये हमारे पूर्ववर्ती जो हमारे 5 स्तंभ हैं इनकी इच्छा थी। लेकिन राम के आचरण से देश लाभान्वित हो और राम का आचरण जन जन में व्याप्त हो, यह लोक पहल का संकल्प है। और उसी संकल्प को आगे बढ़ाने में आज के महानुभाव का उद्बोधन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे प्राप्त होगा, ऐसा हमको विश्वास है। आज कार्यक्रम को पूरी गति देने के लिए प्रत्येक रविवार को जिस तरीके से डॉक्टर अखिलेश जी का योगदान रहता है, उसके सहयोग में और भी कार्यकर्ता हमारे पूरी तरह से काम करते हैं। आज अरुण जी भी हमारे साथ में हैं। तो इन सब की उपयोगिता और यहाँ पे उपस्थिति, ये दोनों अगर हमारा देश राममय हो जाएगा तभी सफल माना जाएगा। और राममय हो जाएगा ऐसा हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा संकल्प निरर्थक नहीं है और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी हम नहीं बना के रखे हैं सिवाय इस संकल्प को पूरा करने के। तो ऐसे में लोक पहल
राष्ट्रनिष्ठ लोगों का संगठन है, जैसा कि अभी अखिलेश जी ने बताया, और उन राष्ट्रनिष्ठ लोगों का संकल्प है कि लोक पहल द्वारा पूरा देश राममय कैसे हो। अभी हमको लग रहा था कि हमारी गिलहरी की भूमिका है, लेकिन अब हमको लग रहा है कि हम लक्ष्मण की भूमिका में जा रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर प्रभु राम का ऐसे ही आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, उनका शुभाशीष मिलता रहे, और उनके शुभाशीष का माध्यम हमारे पांचों यही आराध्य हैं जो हमारे पीछे हैं, तो इनके माध्यम से निश्चित रूप से हम अपने संकल्प तक पहुंचेंगे। और विषय प्रस्तुति के लिए अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर आलोक जी को बुलाया जाए। बहुत विषय को बढ़ाना नहीं चाहेंगे, दो चीज कहना चाहेंगे कि लोक पहल से जुड़े, लोक पहल की सदस्यता हमारी वेबसाइट पे है, उसके माध्यम से ज्यादा लोग आए, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हम जब एक दूसरे से चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से ये होगा कि हम सब लोग उसी ध्येय निष्ठा से उसी काम के लिए लगे हैं जिसके लिए कोई भी राष्ट्रनिष्ठ पूरे मनोयोग से लगता है और लगना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर सर, आपने पहली बार यह इस मंच से अपील की कि आप अधिक से अधिक संख्या में लोक पहल से जुड़िए, लोक पहल की सदस्यता लीजिए और लोक पहल के इस प्रयास में अपनी एक आहुति दीजिए, क्योंकि लोक पहल का ध्येय तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। लोक पहल का उद्देश्य तो राष्ट्र को वैभव की ओर ले जाना है, भारत को राममय बनाना है, राम के आदर्श पर चलना है, राम के आचरण को जन जन तक ले जाना और जन को राम के रूप में परिवर्तित करना इस लोक पहल का श्रेय है, प्रेय है और पाथेय है। यह कार्य हमें करना है और चाहे कितनी विपदाएं आए, कठिनाइयां आए, हम लगातार इस प्रयास में लगे रहेंगे और अपने इस प्रयास को निरंतरता में बनाए रखेंगे। राम अद्भुत नायक हैं, लोक नायक हैं। उनकी विभुता का कारण, उनकी व्यापकता का कारण उनकी उदारता है, उनकी वीरता है, उनका उनके चरित्र का उनके चरित्र का सशक्तिकरण है और वो पूरी मर्यादा के साथ भारत में स्थापित हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हम किसी में भी राम का दर्शन करें तो ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में राम बसे हैं, दीनहीन के भूख प्यास में। राम को अनात्म तत्व में भी आत्म तत्व के रूप में दर्शन करना, यह हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का लक्ष्य है, यह हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उपलब्धि भी है। और ऐसे राम को, जिसे डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि राम की मर्यादा, कृष्ण का विवेक और शंकर का मानस मिलकर के भारत बनता है, तो ऐसे अद्भुत नायक राम का पूर्वोत्तर भारत में क्या अभिव्यक्ति है। वो राम शब्द अलग होंगे, राम के व्यक्तित्व, उसमें रावण का नाम दूसरा होगा, अन्य पात्रों का नाम दूसरा होगा, लेकिन उसका मूल स्वर एक होता है। और मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर मुनिंद्र मिश्र जी का, जिन्होंने आलोक जी से हम लोगों को इस मंच पर आमंत्रित करने का अवसर दिया। मैं उनको भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और बिना किसी भूमिका के अब मैं आज के वक्ता डॉक्टर आलोक सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर आलोक जी। उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को, रामानुरागियों को मैं डॉक्टर आलोक सिंह, पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी के एक प्रमुख राज्य मेघालय से आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। और लोक पहल के द्वारा जो आज का यह विषय रखा गया है, निश्चित तौर पर हमारे भारत की संपूर्णता में पूर्वोत्तर के इस विषय को समाहित करना, यह एक बड़ी उपलब्धि का केंद्र है। और इस मंच पर और इस विषय पर मुझे अपने विचार रखने के लिए और पूर्वोत्तर में राम भक्ति, राम कथा और राष्ट्रीय एकात्मता का जो संदर्भ है, उसको प्रस्तुत करने के लिए जो मुझे यह आज अवसर दिया गया, इसके लिए मैं लोक पहल के दृष्टा या कहने के लोक पहल के सजग प्रहरी के रूप में और भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और भारतीय कथाओं को पूरे विश्व तक पहुंचाने का जो काम लोक पहल के द्वारा किया जा रहा है, इसके संस्थापक
डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी मंच का संचालन कर रहे हैं, और बड़े ही आदर भाव से मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस मंच से जोड़ा और इस मंच पर कुछ अपनी बात रखने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ यहाँ पर मैं डॉक्टर उदयभान सिंह जी, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, अनुराग सिंह रेसिल जी जो श्रीलंका से हैं, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और जो लोक पहल का फेसबुक पेज है उससे भी तमाम सारे शिक्षक, तमाम सारे राम कथा अनुरागी और साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब आज इस विषय को और पूर्वोत्तर को समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आज का मुख्य विषय है कि पूर्वोत्तर में राम भक्ति, राम कथा और राष्ट्रीय एकात्मकता। यह विषय कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, और वर्तमान समय में इस विषय को ले आना भी कहीं न कहीं भारत की उस भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रबोध को पुनः एक तरीके से पूरे राष्ट्र के समक्ष रखने का एक महनीय प्रयास है। तो मैं अब सीधे विषय पर आता हूँ, क्योंकि विषय का जो विस्तार है वो काफी बड़ा है, और हमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अपने इस विषय के केंद्र में रखना है। और पूर्वोत्तर यानी जिसको उत्तर पूर्व कहा जाता है, और असम इसका एक तरीके से मुख्य द्वार है। और पूर्वोत्तर के 8 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा का ये जो अष्टलक्ष्मी है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी की संज्ञा देते हैं, और यह पूर्वोत्तर 7 भाई और 1 बहन, 7 बहनों और 1 भाइयों का प्रदेश है। एक भाई सिक्किम को रखा जाता, पहले 7 बहनों का यह प्रदेश था, बाद में सिक्किम इसमें समाहित किया गया। तो यह 8 राज्यों का एक समूह पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। जहां तक राम का संदर्भ है, राम कथा का संदर्भ है, राम भक्ति का संदर्भ है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राम की ग्राह्यता विश्व में सबसे अधिक है। पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि भारत के तमाम सारी भारतीय भाषाओं में, तमाम सारे भारत के क्षेत्रों में, भारत के साथ साथ तमाम सारे अन्य देशों में जो राम कथा प्रचलित है, राम कथा है, वो सभी जानते हैं। उसके रूप में मैं विशेष कोई उल्लेख नहीं करूंगा। मैं सीधे अपने विषय पर आता हूँ, थोड़ी सी बात पूर्वोत्तर के संदर्भ में रखूंगा। और आज पूर्वोत्तर को बड़े ही एक तरीके से कहें कि चाहे वह सांस्कृतिक विविधता के तौर पर, चाहे वह समृद्धता के तौर पर, चाहे वह अपार विकास की दृष्टिकोण से भी पूर्वोत्तर को देखा जा रहा है। और भारत की जब बात की जाती है तो बिना पूर्वोत्तर को समाहित किए हुए भारत की बात पूर्णता को नहीं प्राप्त होती है, यह मैं मानता हूँ। और भारत का जो यह पूर्वोत्तर क्षेत्र है, वह भौगोलिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा कला एवं वेशभूषा आदि की दृष्टियों से अगर हम देखें तो यह काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने पूर्व में ही उल्लेख किया कि पूर्वोत्तर जो राज्य है वो 8 राज्यों का एक समूह है, जिसमें हमने कहा कि असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, के रूप में हम यह पूरा प्रदेश समाविष्ट है। और इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग, क्योंकि अभी गणना उसकी पूरी तरीके से नहीं की जा सकती है, कि 400 समुदायों के लोग इस पूर्वोत्तर के क्षेत्र में निवास करते हैं। और लगभग 200 से अधिक भाषाएं यहाँ इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में, 400 जनजातियां हैं, 200 से अधिक भाषाएं। अधिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भी बहुत सारी भाषाओं की गणना नहीं की जा सकती है, तो 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। और ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यह चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल, ये जो 5 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, इन सीमाओं यह सीमाएं पूर्वोत्तर के क्षेत्रों से, पूर्वोत्तर के राज्यों से लगती हैं। और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की भाषा, साहित्य, संस्कृति और जो पूरी इसकी वेशभूषा है, जो कला है, जो धर्म है, जो दर्शन है, सभी भारत
का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की संपूर्णता का, भारत के सांस्कृतिक वैभव का, भारत के राष्ट्रबोध का एक परिचय देते हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण खासियत है, वह है यहाँ सभी जनजातियां अपनी अलग-अलग परंपरा, अलग-अलग संस्कृति, अलग-अलग धर्म दर्शन, अलग-अलग वेशभूषा में रहते हुए भी वह पूरे भारत का एक प्रतिनिधित्व करती हैं। और एक कहा जाए, इसे अतिशयोक्ति न कहा जाए तो पूरा पूर्वोत्तर एक तरीके से प्रयोगशाला के रूप में इसे हम संबोधित कर सकते हैं। प्रयोगशाला की पूरी खान यह पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र है। और मैं समझता हूँ कि साहित्य की यह जिम्मेदारी बनती भी है, और लोकपहल ने इस विषय को उठाया भी कि जो इस पूरा क्षेत्र है, जो भारत की सांस्कृतिक प्रयोगशाला जिसको कहा जाता है, उस विषय पर बात करने के लिए एक संदर्भ जो बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में, राम भक्ति और राम कथा। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र है कि जो राम की कथा, राम की भक्ति से अछूता रहा हो। कहीं-कहीं वो प्रसंग रहे हैं, कहीं-कहीं पर वह विषय रहे हैं, उन विषयों पर हमने दृष्टिपात नहीं किया, और वो विषय हमारे बीच से एक तरीके से कहें कि सिर्फ वाचिक परंपरा में ही विद्यमान है। तो जो यह विषय आज का रखा गया है, विषय मुझे एक तरीके से कहा जाए तो शीतल सुवासित मलय के समान लगता है, और ऐतिहासिक और मूल जड़ों जड़ों से जुड़ा हुआ यह विषय हमको लगता है। और हम सभी जानते हैं कि राम कथा की जो शुरुआत है वह वेदों से ही एक तरीके से कहें आरंभ हो जाती है, और वेदों में हम कह लें कि नामोल्लेख, चाहे वह सीताराम का एक तरीके से नामोल्लेख मिलता है। उसके बाद पुराणों में देखें तो कथा के रूप में हमें राम का संदर्भ प्राप्त होता है। लेकिन उसके बाद एक जो परंपरा, एक जो साहित्य का रूप उपस्थित होता है, वह है वाल्मीकि रामायण, जो संस्कृत में रचा गया है, इससे हम सभी जो है परिचित हैं। और चौथी शताब्दी के पूर्व लगभग वाल्मीकि जी द्वारा जो यह रचना लिखी जाती है, और उसी वाल्मीकि रामायण को आधार बनाते हुए, चाहे वह पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो, चाहे वह दक्षिण का क्षेत्र हो, या भारत के अन्य हिस्से हो, कई भारतीय भाषाओं में इसके अनुवाद हुए, और भारतीय भाषाओं में इसकी कथाओं की निर्मिति जो है हमें दिखाई पड़ती है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए कई भारतीय भाषाओं ने राम कथा को अपना विषय बनाया, और राम कथा की निर्मिति की गई। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर की जो भाषाएं हैं, पूर्वोत्तर की जो लोक बोलियां हैं, यहाँ भी राम कथा के संदर्भ दिखाई पड़ते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्वोत्तर में चाहे हम कविता के क्षेत्र में देखें, लोकगीतों के क्षेत्र में देखें, लोक कथाओं के क्षेत्र में देखें, उपन्यासों में देखें, कहानियों में देखें, नाटक के क्षेत्र में देखें, तो लगभग साहित्य की अधिकतर विधाओं में जो है हमें राम का संदर्भ, या कह ले राम का आख्यान, या राम की कथा, या राम की भक्ति हमें प्राप्त होती है। और यह आख्यान पूर्वोत्तर को भी अपनी मूल कड़ी से भी जोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो पूर्वोत्तर की राम कथा पर हम आते हैं, और पूर्वोत्तर की राम कथा पर बात करते हैं। और सबसे पहले मैं असम से ही इसकी शुरुआत करूंगा, और क्योंकि हमें 8 राज्यों पर चर्चा करनी है, तो मैं सीधे असम राज्य में आता हूँ। असम राज्य एक तरीके से कहा जाए जो पूर्वोत्तर का मुख्य द्वार है, जहां से उत्तर पूर्व में हम प्रवेश करते हैं। असम जिसको प्राचीन काल में प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है, यानी कहा जाए कि जो पहले एक तरीके से ज्योतिष का नगर था, ज्योतिष का एक तरीके से केंद्र माना जाता था। और रामायण में भी प्रागज्योतिषपुर का वर्णन हमें प्राप्त होता है, और वेद उपनिषदों में भी वर्णन पाया जाता है प्रागज्योतिषपुर का, पुराण साहित्य में भी प्रागज्योतिषपुर का वर्णन मिलता है। आज भी गुवाहाटी में हम सभी परिचित हैं, गुवाहाटी में सिलपुखुरी के ऊपर एक चित्रसाल पर्वत पर जहां ग्रहों का एक मंदिर है, वहां पर जो है ज्योतिष की चर्चा की जाती है, वहां पर ज्योतिष की गणना होती है। तो यह जो ज्योतिष की गणना है, यह अन्य प्रांतों से एक अलग रूप में दिखाई पड़ती है। इसके बाद असम को जो प्रागज्योतिषपुर के बाद इसे कामरूप नाम से जाना गया,
इसके अलावा सोडितपुर नाम से जाना गया। बाद में अहोम के आने के बाद धीरे धीरे जो है वह असम नाम से जो है संबोधित हुआ। असम इसलिए हम कहते हैं जो सम नहीं है। सम नहीं कहने का जो तात्पर्य मेरा है कि जहां पर पहाड़ हैं, जहां पर नदियां हैं, जहां पर पठार हैं, एक तरीके से कहें कि जैसे हमारे यहाँ समतल जमीन है उस तरीके का नहीं, बल्कि पहाड़ों का, पर्वतों का, नदियों का एक तरीके से प्रदेश है। और हमने पहले ही कहा कि असम में वाल्मीकि रामायण का एक तरीके से प्रभाव हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और लगभग चौथी शताब्दी के लगभग से ही मैं कह रहा हूँ, चौथी शताब्दी में पूर्वोत्तर में हमें राम कथा के प्रसंग दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, चौथी शताब्दी के लगभग। और यह कह सकते हैं कि चौथी शताब्दी में लेखन कार्य तो नहीं हुआ था, लेकिन वेद जैसे ग्रंथ नहीं मिलते हैं, पुराण साहित्य नहीं इस तरीके से हमको मिलता है। तो पूर्वोत्तर में लेकिन एक इसकी परंपरा चौथी शताब्दी से जो है वो विकसित होती हुई हमें दिखाई पड़ती है। और यह परंपरा हमें जो है जो एक तरीके से परंपरा दिखाई पड़ती है वो कालिका पुराण के रूप में दिखाई पड़ती है। कालिका पुराण कहा जाता है कि असम को केंद्र या असम के केंद्र में ही वह लिखा गया। और इसी तरीके से पंचतरंगिणी, शिव पुराण आदि का कार्य, लिखने का कार्य वो पूर्वोत्तर में ही एक तरीके से शुरू होता है, पूर्वोत्तर में ही उसका केंद्र माना जाता है। और चौथी शताब्दी के आसपास में यह, चाहे वह कालिका पुराण हो, चाहे वह पंचतरंगिणी हो, चाहे शिव पुराण हो, इस तरीके से उसका एक तरीके से केंद्र कहीं ना कहीं असम से भी उसका जुड़ाव होता है। इसके बाद यानी हर्षवर्धन के समय के बाद असम में एक माधव कंदली द्वारा वाल्मीकि के रामायण का अनुवाद किया जाता है, माधव कंदली के द्वारा। और माधव कंदली के द्वारा जो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया जाता है, और जो माधव कंदली थे वह असम के राजा महामाणिक्य के दरबार में रहते थे, एवं महामाणिक्य के दरबार में रहते हुए असमिया भाषा में सबसे पहले उन्होंने जो है क्या है वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया। और वहीं से ही एक तरीके से पूर्वोत्तर भारत में इसकी एक परंपरा का पूरा जो है विकास हमें दिखाई पड़ता है। महामारी के आश्रय में रहते हुए माधव कंदली द्वारा सबसे पहले जो है उसका अनुवाद प्रकाशित किया जाता है। और इसके 5 कांडों में यह माधव कंदली द्वारा रचना लिखी जाती है, यानी 5 कांडों में वाल्मीकि रामायण की कथा का आधार बना करके उसको असमिया भाषा में अनुवाद किया जाता है। और बाद में चल करके उसमें 2 कांड और जोड़े जाते हैं, जिसे शंकर देव और माधव देव के द्वारा जो है उस परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। यानी उस कड़ी का विस्तार जो माधव कंदली के द्वारा किया गया था, उसको विस्तार रूप प्रदान करने का काम जो है वह शंकर देव और माधव देव करते हैं। और माधव कंदली के द्वारा जो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया जाता है, कंदली जो शब्द है यहाँ पर वह उनको उपाधि के रूप में दिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में एक तरीके से ज्ञान का जब एक तरीके से उसकी बैठक होती थी, तो उसमें तमाम सारे जब ज्ञान की धाराएं में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, या कह सकते हैं कि जो अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं, उनको उपाधियां दी जाती। उसी प्रकार से माधव कंदली को भी कंदली उपाधि से भी जो है संबोधित किया गया। और बाद में माधव कंदली मतलब यह घोषणा करते हैं, वह अपने अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि जो है 7 कांड रामायण पदबंधु निबंध लो, यह बात करते हैं। परंतु इसका जो प्रथम कांड है आदि कांड और अंतिम कांड जो उत्तर कांड है, वह माधव कंदली के द्वारा लिखा हुआ उपलब्ध नहीं मिलता है। और शंकर देव के समय लगभग 1551 ईस्वी के आसपास ही आदि कांड और उत्तरकांड उपलब्ध होता है। और ऐतिहासिक आधार पर लोग मानते हैं, लोगों का यह अनुमान है, लोग यह बताते हैं कि माधव कंदली के द्वारा सिर्फ 5 कांड ही उपलब्ध हो पाते हैं। और एक तरीके से 2 कांड जो हैं, जैसे कि हमने कहा आदि कांड और उत्तर कांड,
वह जो है शंकर देव ने एक तरीके से माधव देव को कहते हैं, और माधव देव सबसे पहले आदि कांड की रचना शंकर देव माधव देव से करवाते हैं, और माधव देव शंकर देव जो है उत्तर कांड की रचना करते हैं, और बाद में चलकर इसे एक सप्त कांड रामायण का जो है वह रूप दिया जाता है। और मेरा जो इशारा है वह मतलब कहना यह है कि माधव कंदली जो महामाणिक के संरक्षण में या उनके कहने पर एक तरीके से असमिया भाषा में रामायण का अनुवाद करते हैं, उसके बाद जो है इस पूरी परंपरा को आगे बढ़ाने का जो काम है वह शंकर देव और माधव देव इसको जो है पूर्ण करते हैं। और माधव कंदली ने अपनी रामायण का प्रारंभ और अंत किया, वह उसकी जो पूरी एक तरीके से कथा है, उस कथा को भी मैं एक तरीके से संदर्भित करना चाहूंगा कि माधव कंदली की जो रामायण है उसमें लिखा क्या गया। तो माधव कंदली का जो रामायण है उसमें जो है माधव कंदली ने सबसे पहले अपनी रामायण का जो प्रारंभ किया हुआ है और उसका जो अंत किया हुआ है वो जो है सजी संवरी अयोध्या नगरी में पूर्ण हर्षोल्लास के वातावरण से किया। उसमें और भी कथाएं, विवाह उपरांत राम मिथिला से जब लौट रहे हैं तो सारी अयोध्या उनके स्वागत के लिए उल्लासित है। पुनः रावण विजयोपरांत जब वो अयोध्या लौटते हैं तो भरत हनुमान से यह शुभ समाचार पाकर अयोध्या को पूरी तरह से सजाने का आदेश देकर राम से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। राम सजाई संवारी गई उल्लासमयी परिवेश वाली अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो इस तर्क के आधार पर माधव कंदली द्वारा जो रचित रामायण को जो है पंचकांडात्मक स्वीकार करना यह उचित माना जाता है, और यह पूरा जो उसका संदर्भ है वह हमें माधव कंदली की रामायण में प्राप्त होता है। और माधव कंदली कृत जो रामायण है वह 5 कांडों में, उसके बाद आदि कांड और उत्तर कांड की परंपरा का विकास जो है शंकर देव के द्वारा शुरू किया जाता है। और हम सभी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि शंकर देव ने भारत का भ्रमण किया और वैष्णव धर्म का श्रीमन शंकर देव पर प्रभाव रहा, और साथ ही साथ उन्होंने कृष्ण की भी उपासना की, और कृष्ण की उपासना के साथ साथ उन्होंने राम पर भी बहुत सारी रचनाएं, और राम को उन्होंने अपने साहित्य में महत्व दिया। और उनका एक जो प्रसिद्ध नाटक है आप श्रीमन शंकर देव का राम विजय नाटक मिलता है, इसमें उन्होंने अपने इस नाटक में श्रीमन शंकर देव ने राम की छवि को विशेष रूप से उल्लेख किया है। और राम विजय जो नाटक है उसमें लंका का संदर्भ विशेष रूप से प्राप्त होता है, और उसमें जो राम का एक बड़े अनूठे ढंग का वर्णन है, किस प्रकार से असुर का वध करके राम की प्रतिष्ठा होती है और राम के सौर की लोक में प्रतिष्ठा होती है। इसकी पूरी व्यापक जो है स्वरूप वो हमें इनमें दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ अगर हम अन्य शंकर देव और माधव देव की बाद जो पूरी एक परंपरा है उसकी बात करें तो लगभग बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं असम में जिन्होंने राम को लेकर के जो है बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। हमने कहा कि माधव कंदली से इसकी पूरी परंपरा शुरू होती है, और श्रीमद शंकर देव से लेकर के माधव देव तक, माधव देव जो आदि कांड लिखते हैं, शंकर देव उत्तर कांड लिखते हैं। और शंकर देव ने जैसे हमने कहा कि जो है उन्होंने नाटक भी लिखा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक असमिया रचनाकार है दुर्गावर। दुर्गावर द्वारा जो है रचित एक गीति रामायण वो 1570 ईस्वी के लगभग जो है लिखा जाता है। और इस ग्रंथ में जो दुर्गावर द्वारा रचित गीति रामायण है इसमें आदि कांड और अयोध्या कांड नहीं मिलता है। शेष 5 कांड हस्तलेख के रूप में आज भी दुर्गावर द्वारा रचित जो गीति रामायण है, जो गीत रूप में उसको आज भी असमिया समाज में गाया जाता है, वह आज भी उपलब्ध है। इसके अलावा अनंत ठाकुर की एक कृति है श्री राम कीर्तन, जो 1955 ईस्वी में लिखा गया, और इसमें 1105 पद है। जो अनंत ठाकुर की कृति श्री राम कीर्तन है 1105 पदों का, वह भी उपलब्ध होता है। इसके बाद एक रघुनाथ महंत की राम काव्यात्मक रचना है जिसको हम सभी असमिया समाज के लोग जिसको शत्रुंजय नाम से जानते हैं, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके अलावा उन्होंने अद्भुत रामायण 1781 ईस्वी में लिखा।
इसके अलावा एक शिष्ट भट्टाचार्य द्वारा रचित असमिया भाषा में किष्किंधा कांड लिखा गया, जो 1781 ईस्वी में लिखा, और इसमें कुल 11 अध्याय हैं। इसके अलावा श्री चंद्र भारती कृत महिरावण वध, जो 229 छंदों की रचना है, और इसके बाद पंचानन कृत पाताली कांड रामायण, जो 274 पदों की रचना है। मतलब एक पूरी परंपरा हमें असम में दिखाई पड़ती है। और इसी प्रसंग में हम एक नाम उल्लेख और करना चाहेंगे, गंगाराम दास का, जो है गंगाराम दास का सीता वनवास, कृतिवास पंडित का अंगद रायवर, भवानी दास का रामेश्वर मेध, भोलानाथ दास का सीता हरण, दुर्गा प्रसाद शर्मा पुकन का रावण वध, तीर्थनाथ गोस्वामी का राम वनवास, बालीवध, लव कुश युद्ध, और ज्योति प्रसाद अग्रवाला हम सभी जानते हैं, असमिया समाज के लोग असमिया संस्कृति को आगे ले जाने में ज्योति प्रसाद अग्रवाला का विशेष योगदान रहा। उन्होंने भी ज्योति रामायण असमिया में लिखी, और असमिया राम काव्य की एक तरीके से कहें तो यह एक प्रसिद्ध ये सारी कृतियां हैं, जिन पर जो है हम सबको विचार करना चाहिए और इन सब पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी राम कथा को पूरे असमिया समाज में जन जन तक पहुंचाने का काम जो है इन्होंने किया है। इसके बाद असम में अन्य और समाजों में, सिर्फ असमिया समाज ही नहीं बल्कि अन्य जनजातियों में भी जो हम जाएं तो हम जैसा कि उल्लेख करते हैं, तो असम में लगभग अगर हम देखते हैं तो 17 जनजातियां पाई जाती हैं। अभी तो मैंने सिर्फ असमिया भाषा का एक जिक्र किया कि जिसमें माधव कंदली से लेकर के शंकर देव से लेकर के माधव देव से लेकर के तमाम सारी परंपराएं शुरू होती हैं। 17 जनजातियों की अगर हम बात करें तो असमिया है, बोडो है, मिसिंग है, कार्बी है, तिवा है, राभा है, दिमासा है, कछारी है, देवरी है, ऐसी तमाम सारी जनजातियां हैं। और तमाम सारी जनजातियों में राम कथा के प्रसंग है। यह नहीं कह सकता कि लिखित रूप में है, लेकिन एक जो लोक में प्रचलित कथाएं हैं, जिनको लोक अपने धुनों के माध्यम से गाता है, वह हमें आज भी दिखाई पड़ता है। एक शिष्ट साहित्य, एक लोक साहित्य, और लोक साहित्य में शंकर देव ने तमाम सारे बरगीतों के माध्यम से जो है राम कथा लिखी है। बरगीतों के रूप में आज भी जो है मुखौटा कला के रूप में जो है गाई जाती है। तो अगर इसकी हम बात करें तो एक लंबी परंपरा, जो जिस तरीके से श्रीमन शंकर देव ने सत्रों जो धार्मिक सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने के लिए श्रीमन शंकर देव ने सत्रों की स्थापना की, जो जिसमें जिनका भाव, जो सत्र की जो भावना है, उसमें जो समस्त भारत एक है, इसकी भावना उन सत्रों में जो है उन सत्रों की गान में हमें दिखाई पड़ती है। जिसका आप जानते हैं माजुली द्वीप आपने सुना है, जिसकी मुखौटा कला जहाँ का विशेष प्रसिद्ध है। आज भी जैसे हम रामलीला, हमारे तमाम सारे समतल मैदानों में रामलीला खेली जाती है, वैसे ही असमिया समाज में मुखौटा कला का जो है प्रचलन है। और राम कथा के प्रसंग हनुमान का है, सुग्रीव का है, बाली का है, तमाम सारे ऐसे प्रसंगों की जो है एक तरीके से व्यवस्था मुखौटा कला के रूप में आज भी हमको देखने को मिलती है। तो एक तरीके से कहा जाए तो असम के, चाहे वह शिष्ट साहित्य हो, चाहे वह लोक साहित्य हो, उन सारे साहित्यों में जो है वह कथा हमको देखने को प्राप्त होती है। अब हम आते हैं असमिया समाज की एक जनजाति है, कार्बी जनजाति है, और कार्बी जनजाति में भी राम कथा का प्रसंग मिलता है। और हम सभी जानते हैं कि जो एक कांजीरंगा है, कांजीरंगा उद्यान से सटा हुआ जो है वो कार्बी आंगलोंग एक जिला है, उसे ही कार्बी वहाँ लोग रहते हैं। और एक बार मेरा कार्बी गांव, मतलब कार्बी जगह पर जाना हुआ, और वहाँ के घर के मुखिया का जब मैं घर के मुखिया से मिला तो उनका नाम जो है दलोई था। तो वह जो है एक तरीके से एक साइल कंजर्वेशन विभाग में वह कार्यरत थे। और कार्बियों की व्युत्पत्ति के बारे में मैंने उनसे बातचीत की कि कार्बियों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हमें बताइए। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बताई, और उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज जो है कावेरी किनारे रहते थे, और सीता की खोज में सुग्रीव ने जब पूर्व दिशा में जो दल भेजा था, उसके साथ वे लोग इधर आए थे। मैंने इस किंवदंती को बताया तो वह बूढ़े मुखिया जो है हाथ हो गए। फिर उन्होंने अपनी जात में जो प्रचलित कार्बी रामायण है, कार्बी रामायण यानी जिस कार्बी रामायण को जो है सबिन आलुन के नाम से जाना जाता है, जो कार्बी रामायण है सबिन आलुन उससे संबोधित किया जाता है। और सबिन आलुन की बात जब उन्होंने सुना तो वो बड़े विस्मित हुए।
और जिज्ञासा करने पर जब मेरी जिज्ञासा उनसे हुई तो उन्होंने सारी बात सबिन आलम के बारे में बताया, और उन्होंने यह बहुत बताई बात की पीढ़ी दर पीढ़ी जो यह राम कथा का प्रसंग है वो सबिन आलम के रूप में आज भी कार्बी समाज में जो है वह विद्यमान है। कार्बी समाज के लोग जो है सभी आलम को जो है अपनी वाचिक परंपरा में उसको जो है आज भी उसको बढ़ाते हैं। तो आग्रह करने पर उन्होंने मुझे जो मुखिया थे उन्होंने सभी आलून के कुछ पदों को मुझे सुनाया, जिसका जिक्र मैं आज आप सबके बीच भी करना चाहूंगा। उन्होंने जो है रामायण के आग्रह करने पर उन्होंने जो कार्बी रामायण है उस कार्बी रामायण का कुछ सुनाया पद। उन्होंने कहा, नीचो चाबिन मरलिन काकटांग राम पेनखन बेनी इंचिन आलिठाई खेपी जनक बिचो ओचो आमेन सीता कुमरपी मारनांग कारकक नांग केवी रिचो जुदेत आलम दी ला आन आलिठाई थेपी ला लेंगरुंग उनतांग तेती ना चोपी सीता कुगबी लाच सीता बिन अंगई। फिर उन्होंने भावपूर्ण तरीके से उसकी उन्होंने व्याख्या भी की और उन्होंने कहा कि उसकी पूरी जो अर्थ उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि बाहुबली राम युवक हैं, वह अपने भाई लक्ष्मण के संग जनकपुर आए हैं। बालपन में जनक की पुत्री सीता ने पिता के लोहे की इंद्रधनुष को दाएं हाथ से उठाकर बाएं हाथ से उसके नीचे का वह अस्त्र बदल दिया। यह देखकर जनक ने कहा, इस विशाल धनुष को जो व्यक्ति तोड़ेगा वही सीता को पावेगा। तो इस तरीके से पूरी एक तरीके से जो पूरी कथा है उन्होंने सभी आलून को लेकर के बताया और सभी आलून की जो है व्याख्या की। और जो खास करके इसमें सीता के आदर्श की जो व्याख्या है वो सभी आलून में हमें प्राप्त होती है। यानी कार्बी समाज में जो है बेटी की तरह पिता को खेत में जैसे जनक खेत में पाते हैं, उसी तरीके से कार्बी समाज में भी स्त्रियों का एक तरीके से विशेष यहाँ पर सम्मान सीता के रूप में दिया जाता है। और कार्बी रामायण की जो सीता है वह राम से विवाह कर अयोध्या चली जाती है। और मतलब पूरी एक तरीके का पूरी एक कथा जो है, जो पूरी राम कथा है, वह पूरी कथा कहीं ना कहीं सिरे से जुड़ी हुई हमें सभी आलोन में जो है वह दिखाई पड़ती है। और सभी आलोन का पूरा एक तरीके से कार्बी समाज राम के आदर्शों का, सीता के आदर्शों का जो है आज वह पालन करता हुआ दिखाई पड़ता है। और कहे कि पूरी कार्बी समाज की जीवन शैली में जो है राम के आदर्शों को या सीता के आदर्शों को उन्होंने सभी आलून के रूप में जो है ढाला हुआ है। एक तरीके से कार्बी जो रामायण है या संगीतात्मक रामायण है, बार बार उल्लेख किया कि ये लोक में जो है आज भी गाया जाता है। इसे कई सारे वहां के विद्वानों ने इसे पदबद्ध भी किया है। और राम लक्ष्मण की उपासना इनका एक प्रधान इनके सभी आलूम का विषय रहा है और जो आदर्श है वहां के समाज में वो स्थापित ही है। इसके अलावा जो असम की एक और जनजाति है तिवा, तिवा जो समाज है, वहां तिवा समाज में भी जो है तिवा रामायण में प्राप्त होती है, जिसमें सीता को जो है ज्यादा महत्व दिया गया है तिवा रामायण में। यानी स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व एक तरीके से उस समाज में मिलता है। स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व जो है तिवा समाज में हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा राभा, जो राभा जनजाति है सब में, राभा रामायण भी हमको जो है वह देखने को मिलती है। इसके अलावा बोडो भाषा में भी, बोडो भाषा में भी हम सभी जानते हैं बोडो भाषा है, वहां भी जो है बोडो भाषा में भी रामायण का प्रसंग मिलता है, जिसे जारी मिन्नी खुरंग, बोडो भाषा में जारी मिन्नी खुरंग नामक पुस्तक है, उसमें जो है राम आख्यान प्रस्तुत होता है। उसको कई लोग जो है रामायणा सोल यानी राम की कहानी जो है अपने भाषा में उसको सुनाते हैं, कहते हैं। एक लंबी कविता के रूप में वह रचना हमें प्राप्त होती है। और इसके अलावा जो है एक कवि राजेंद्र कुमार ब्रह्म ने, असमिया समाज के ही हैं, जिन्होंने वाल्मीकि नाम की एक कविता लिखी थी। यानी उन्होंने रामायण के सभी चरित्रों का वर्णन आप इस लंबी कविता में देख सकते हैं। तो इस तरीके से असम की जो मतलब कोच राजवंशी है, असम के कोच राजवंश है, वहां पर भी कुषाण गान एक ग्रंथ है, उसमें भी राम कथा का वर्णन मिलता है। यानी राम कथा को महत्व दिया गया है। तो ये तरीके से ये जो एक शिष्ट साहित्य है, इन शिष्ट साहित्य में एक पूरी राम कथा की परंपरा हमें दिखाई पड़ती है। सिर्फ असमिया समाज ही नहीं बल्कि असमिया राज्य में रहने वाली तमाम सारी और जो जनजातियां, चाहे वह कार्बी हो, चाहे वह तिवा हो, चाहे वह बोडो हो,
उन सारी जनजातियों में भी जो है यह कथा हमको देखने को मिलती है। और शंकर देव ने अपने वर गीतों में, जैसे हमने कहा कि लोक गीतों में भी है, और विवाह में जो बिया नाम गीत गाए जाते हैं, उन बिया नाम गीतों में भी जो है राम कथा का प्रचलन मिलता है, लोक गीतों में मिलता है। एक जो है, मैं एक बिया नाम का एक जिक्र करना चाहूंगा शंकर देव का, जो विवाह के समय आप असमिया समाज में जो विवाह आरंभ होता है, तो उन लोकगीतों में राम की प्रतिष्ठा किस प्रकार है, उसके बारे में मैं एक थोड़ी सी लाइन में जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पूरे 8 राज्यों पर आना है, तो मैं एक लोकगीत का सिर्फ जिक्र करना चाहूंगा कि मतलब एक प्रसंग है विवाह के समय, कि कन्या को जब वर के घर से देने वाले आभूषण पहनाते हैं, तो वह किस प्रकार का गीत गाते हैं, मैं आपके बीच सम्मुख कर रहा हूँ असमिया भाषा में, कि माथे सर अलंकार थोहावे जानकी, पिता सर अलंकार थोहावे, राम दी पठाई छे विचित्र अलंकार, हाथे यार करी लोवा है। अर्थात जानकी, तुम माता पिता द्वारा दिए गए अलंकार खोलो, रामचंद्र ने तुम्हारे लिए विचित्र अलंकार भेजा है, उसे तुम स्वीकार करो। इसी प्रकार से वहां पर जो है एक असमिया समाज में विवाह कार्य के जो तमाम सारे रस्म होते हैं, चाहे वह नहाने के समय, सजाने के समय, दूल्हा दुल्हन को नहाने के लिए पानी लाते समय, दूल्हे का स्वागत करते समय, अग्नि को साक्षी करके फेरे लेते समय, विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं, एक गीत की प्रस्तुति मैं कर रहा हूं जो असमिया भाषा में है। दूल्हा को स्नान कराते समय असमिया समाज में किस प्रकार का एक गीत प्रचलित है, वहां कहते हैं, उल्हाई आहा रामचंद्र ए दुआरी दाली बाजे, घरते नोवार माजे, ए है नकरीबा लाजे। अर्थात हे रामचंद्र, हम तुम्हें नहाने आए हैं, तुम शर्म मत करो, दहलीज पार होकर बाहर आओ, जब दूल्हा के घर से दुल्हन के लिए आभूषण पोशाक लाते हैं। तो इस तरीके के तमाम सारे प्रसंगों में जो है असमिया समाज के बिया नाम गीतों में, विवाह गीतों में जो है यह कथाएं प्रचलित है। अब हम आते हैं दूसरे प्रदेश, यानी एक तरीके से कहें कि अरुणाचल प्रदेश में हम आते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी जो एक तरीके से कहें, जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है वह 26 प्रमुख जनजातियों का एक तरीके से प्रदेश है, जहां 100 से अधिक उप जनजातियां हैं। ऐसे अरुणाचल प्रदेश में भी राम कथा का हमें प्रसंग दिखाई पड़ता है। और अरुणाचल में जो एक खामती और मिसमी जनजाति है, खामती और मिसमी जनजाति में, यानी खामती और मिसमी में राम कथा मिलती है, राम के स्वरूप का वर्णन मिलता है। खामती में जो राम कथा का एक ग्रह मतलब लोक में प्रचलित है, उसका नाम है लिकचाऊ लमंग, और खामती भाषा में लिकचाऊ लमंग जो है वहाँ की बहुत चर्चित है और लोक भाषा में जो है प्रचलित है। अब लिकचाऊ लमंग में जैसा कि हमने कहा कि वाल्मीकि रामायण का, या कह सकते हैं कि लोक ने अपने अनुसार उस राम कथा, राम के आदर्शों का, सीता के स्त्रीत्व का एक तरीके से जो आदर्श है, उन आदर्शों को अपनी लोक कथाओं में समाहित किया, जो लिकचाऊ लमंग के नाम से। इसके आधार पर मिसमी लोक कथाओं में भी जो है राम को महत्व दिया गया है, या कह सकते हैं कि राम को एक तरीके से कहा जाए तो उसे स्वरूप जो है प्रदान किया गया है। इसके अलावा अब हम आते हैं मिजोरम पर आते हैं, जो मिजो रामायण कहा जाता है, और हम सभी जानते हैं कि म्यांमार की सीमा से लगा हुआ जो मिजोरम प्रदेश है, वहां भी जो है राम कथा हमें प्रचलित दिखाई पड़ती है। और वहां की जो राम कथा है मिजोरम की, वहां पर राम कथा खेना लेह राम ते उबाऊ स्वानबू के नाम से वह कथा मिलती है, यानी लोक में कथा है, खेना लेह राम ते उनाऊ स्वानबू, यानी लक्ष्मण और राम की कथा के नाम से जो है वह रामायण के अधिकांश तत्व आज भी वहां के लोक कथाओं में विद्यमान है। और सर्वप्रथम इसका संग्रह जो किया था, जो जिसको हम राम और खेना नाम से जानते हैं, आप कभी भी मिजोरम भाषी किसी से पूछिए तो राम और खेना की कथा प्रचलित है। और इसका सर्वप्रथम संग्रह 1898 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। यानी मिजोरम में बसने से पहले मिजो म्यांमार के जो चीन पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा था, वहां से यह परंपरा विकसित होती है। यह संभव है कि वो लोग राम कथा को अपने साथ एक तरीके से वाचिक परंपरा के रूप में ला करके जो है वहां से पूरी तरीके से परंपरा का निर्वहन करते हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो जब वहां उनके यहाँ कृषि होती है, यानी इस जनजाति में राम और लक्ष्मण को अपने परिवार के देवता के रूप में मानते हैं, जो मिजो रामायण, राम और खेना की जो पूरी कथा है, इनको एक परिवार का हिस्सा मानते हैं।
और जब मिजो लोग धान की खेती करते हैं तो धान की खेती का श्रेय वो राम और लक्ष्मण को ही देते हैं, और वह कहते हैं कि राम और लक्ष्मण आकर ही हल चलाते हैं, तब जाकर के जो है हमारे यहाँ कृषि की शुरुआत होती है। और इनकी जो राम कथा है, राम खेना की कथा मिजोरम में, इनकी राम कथा के 5 भाग हैं। इनकी कथा में दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, भरत, जनक, मंथरा, सुग्रीव तथा रावण के परिजन नहीं मिलते हैं। रावण का निवास जो है वो समुद्र पार बताया गया है, लेकिन जो मतलब लंका का भी नाम यहाँ विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। लेकिन इनके कथा में जो प्रमुख चरित्र है वो है राम खेना, जो है सीता है, हवलवमान यानी उनकी अपनी लोक भाषा में हनुमान को हवलवमान के नाम से जाना जाता है। खेना जो है वो लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ववनवान माने जामवंत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लुसरिहा को वह रावण के नाम से संबोधित करते हैं। उसके बाद है लुको रावण यानी अहिरावण। तो एक तरीके से जो इसका राम और खेना की कथा है यानी मिजो रामायण है, उसमें जो है राम कथा राम लक्ष्मण के जन्म से ही यह पूरी कथा जो है प्रारंभ होती है, और देवताओं की प्रार्थना पर दोनों भाई एक तरीके से जब वहां पर कृषि के लिए एक तरीके से शुरुआत करते हैं, और वहीं से ही मिजोवासी मानते हैं कि जो है हमारे यहाँ कृषि की जब भी वह कृषि करते हैं तो राम और खेना आकर ही सबसे पहले हल चलाते हैं, तब जाकर के जो है पूरी कृषि की जो है वह शुरुआत होती है। तो इस तरीके से कहें तो मिजोरम में भी जो है लोक में उनकी रामायण प्रचलित है, और वहां के संदर्भ में जो है वह राम कथा हमको जो है दिखाई पड़ती है। अब हम आते हैं मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य कहने का तात्पर्य है कि जो खासी 3 प्रमुख जनजातियों का एक तरीके से निवास स्थान है, और खासी गारो जैंतिया जो ये है, इन तीनों प्रमुख जनजातियों में एक तरीके से देखें तो राम कथा का भी कहीं ना कहीं प्रसंग हमें दिखाई पड़ता है। और हम सभी जानते हैं कि खासी भाषा में सबसे पहले रामायण का अनुवाद जो है एक यहाँ पर बाबू जीवन रॉय नाम से थे, उन्होंने मेघालय में सबसे पहले राम कथा यानी रामायण का खासी भाषा में अनुवाद किया था, बाबू जीवन रॉय ने। और इसके साथ साथ कभी मेघालय जो है वह कभी असम का हिस्सा हुआ करता था, यानी प्राग ज्योतिषपुर या जिसको कामरूप के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर मेघालय के लोग असम को ही बाद में असम से यह जो है अलग हो गया, और जो है असम से अलग होने के बाद यहाँ पर एक अलग परंपरा जो है वह विकसित होती है, एक अलग राज्य जो है बनता है। और बाबू जीवन रॉय के नेतृत्व में, क्योंकि उन्होंने राम के महत्व को समझा, राम के आदर्श को समझा, राम के तमाम सारे जो उनके मानवीय प्रवृत्तियां थी उनको खासी समाज में लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले खासी भाषा में उसका अनुवाद किया, और उन्होंने राम कथा का अनुवाद कर खासी समाज में राम के जीवन मूल्यों को खासी समाज के सम्मुख रखने का एक बहुत व्यापक कह सकते हैं कि एक महनीय प्रयास उन्होंने किया। और उनकी जो खासी अनुवादित रामायण का नाम है का रामायो नाम से जो है जो खासी रामायण है वह आज भी जो है यहाँ पर मतलब लिखित रूप में आज भी जो है विद्यमान है। और बाबू जीवन रॉय के साथ बाबू चंद्रनाथ रॉय तमाम सारे जो खासी नेता थे उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, और उन्होंने जो है यह पुस्तक लिखी, और उसमें जो है स्थानीय जो खासी समुदाय है वहां पर राम की कथा का उनकी सभ्यता में एक तरीके से जोड़ा, और खासी लोगों के मध्य यह दृढ़ विश्वास स्थापित किया कि जो एक तरीके से राम का आदर्श है उन आदर्शों पर ही समाज अपने उत्कृष्ट रूप को प्राप्त कर सकता है, उसका एक विवेचन उसमें हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हमें खासी, क्योंकि हमने मुख्य रूप से कहा कि यहाँ 3 पहाड़ियां हैं, खासी, गारो, जयंतिया। तो जयंतिया जो पहाड़ी है, जयंतिया पहाड़ियों में निवास करने वाले लोग यह मानते हैं, यानी उनकी विशेष मान्यता है कि जब भी परिवार में कोई जुड़वा बच्चा पैदा होता है जयंतिया पहाड़ियों में, तो उसका नाम जो है राम लखन रखा जाता है। यानी कोई भी लड़का होता है तो उसमें जो है राम और लखन नाम रखा जाता है। कहीं ना कहीं उस राम
की कथा का एक तरीके से प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके बाद एक यहाँ पर रिवार जिला है जयंतिया हिल्स में, वहां पर एक सियोह नदी है, जहाँ एक स्थान है जिसका नाम है सिंगोह उराम है, जिसका अर्थ माना जाता है कि राम का जल है। यानी जयंतिया समाज में मान्यता है कि राम सीता के विछोह के दुख में उन्हें ढूंढते हुए जयंतिया पहाड़ियों में आए थे, ऐसी मान्यता जो है मानते हैं। और फिर जो है उन्होंने एक तरीके से राम ने अपने संताप को दूर करने के लिए वहां के जो सिंगोह उराम नाम की जो नदी है उसमें उन्होंने जो है डुबकी लगाई थी, और कहा जाता है कि उससे उनके संताप दूर हो गए। आज भी जो जयंतिया पहाड़ी के लोग हैं आज भी उस नदी में डुबकी लगाने का संदर्भ उसी से मानते हैं कि जब भी उनके भीतर कोई दुख का एक तरीके से कोई इस तरीके से विपदा आती है तो उस नदी की तरफ वो जो है प्रस्थान करते हैं। जैसे हम तमाम सारे हमारे भारतवर्ष में गंगा है, यमुना है, तमाम सारी नदियां हैं और नदियों में ही अपने कष्ट को हम दूर करने का एक साधन मानते हैं। तो वहां पर भी जयंतिया हिल्स में इसकी एक प्रथा देखने को मिलती है। इसके अलावा एक मान्यता और है कि जो रिवार इलाका है ये जो है यहाँ संतरे खूब मिलते हैं, और यह कहा जाता है कि जब हनुमान जी अपने जो है सजीवन बूटी को लेके जा रहे थे तो वहां से उससे जो है संतरे के कुछ बीज गिरे थे, और वहां पर जो है संतरे के पेड़ पाए जाते हैं, और वह संतरा माना जाता है कि उस संजीवन बूटी के माध्यम से ही जो है वह संतरा यहाँ पर मिलता है। तो ऐसे कई सारे मतलब विद्यमान प्रसंग हैं, और वह संतरे जो मीठे होते हैं उसका कारण एक तरीके से वही माना जाता है। कई बार यह भी कथा मिलती है कि जब पुष्पक विमान से राम जा रहे थे तो संतरों के बीज को उन्होंने गिराया, ऐसी भी एक मान्यता प्रचलित है। तो तभी से वह संतरे के बीज वहां गिरे और वहां पर संतरे उत्पन्न होने लगे, और तभी से वह कहा जाता है कि इसी के कारण जो है ये संतरे बहुत मीठे होते। तो ऐसे संदर्भ हमें जयंती है। उसके बाद गारो जो पहाड़ है, गारो पहाड़ियों में स्थित जो बालक्रम पठार है, तो गारो समुदायों जो है एक तरीके से जो वहाँ का हिंदू समाज है गारो समाज का, उसे वह बहुत महत्वपूर्ण मानता है। और यह मानते हैं कि लक्ष्मण के लंका युद्ध में शक्ति लगने पर हनुमान संजीवनी बूटी ढूंढने जब निकले थे तो बहुत ढूंढने पर संजीवनी बूटी जब उन्हें नहीं मिली, सुबह से पूर्व उनको क्योंकि वहां लौटना था, तो हनुमान को बालकम जो पठार के द्रोण पर्वत में संजीवनी बूटी दिखी थी। यानी कहने का जो तात्पर्य है कि जो गारो पहाड़ी है, जो बालक्रम पठार है, वहीं पर ही एक तरीके से संजीवनी बूटी का एक सूत्र हनुमान को मिला था, जिसे उन्होंने पर्वत सहित उखाड़ कर लंका ले गए और लक्ष्मण के प्राणों की जो है रक्षा की थी। आज भी जो है बालक्रम जो पहाड़ी है एक ऐसा हिस्सा वहां दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई पड़ता है कि जिसमें पहाड़ उखड़ने के कारण अलग से पठार स्थित बाली नदी जो नीली नजर आती है। लोग मानते हैं कि ऐसा श्री राम के नीले रंग के कारण हुआ, क्योंकि यहाँ जब श्री राम ने स्नान किया तो नदी का रंग जो है वो क्या हो गया, नीला पड़ गया। तो उस नदी के संदर्भ में भी ऐसा मानते हैं। और वो जो पहाड़ पूरा उखड़ा हुआ है, यह कहा जाता है कि हनुमान ने जो है संजीवनी बूटी लेकर के वहीं से ही गए थे। तो ऐसी अपनी जनजातीय समाज की लोक कथाएं हैं। बालक्रम का स्थानीय भाषा में अर्थ है कि हवा में बह जाना, यानी आत्मा का स्वर्ग की ओर चले जाना, यानी आत्मा स्वर्ग के उसी रास्ते से होकर के जाती है। ऐसा वह एक वैकुंठ जिसको कहते हैं कि राम लोक में जाना, तो वैसा जो है वह संदर्भ मानते हैं। और तमाम सारे जो राभा है, हाजोंग है, निकिर है, तमाम सारी ऐसी जनजातियों में जो है राम कथा का यह प्रसंग मिलता है। अब हम आते हैं सिक्किम प्रदेश में, और सिक्किम में 3 जनजाति के लोग रहते हैं जिसमें भूटिया है, लेपचा है, नेपाली है। तो सिक्किम में भी जो है इस तरीके से हमको राम कथा का जो है प्रसंग दिखाई पड़ता है। और हम देखते हैं कि सिक्किम में बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि प्रसंग हैं, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहाँ पर राम कथा का चरित्र दिखाई पड़ता है। मैं एक, क्योंकि हमें सिक्किम में जो है लेपचा है, भूटिया है, नेपाली है, तो वहाँ तमाम सारी जनजातियां, 3 प्रमुख जनजातियां हैं, लेपचा है, भूटिया है, नेपाली है। तो मैं एक जनजाति का उल्लेख कर रहा हूँ जिसमें सिक्किम के भूटिया लोक भाषाओं में जो राम कथा मिलती है उसके बारे में मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा। वहां की लोक भाषाओं में राम को लिंग खिसार के नाम से जाना जाता है, जो भूटिया लोक कथा है। और लिंग खिसार का अर्थ है संसार का राजा,
यानी लिंगखेसार राम का जन्म उस समय हुआ जब हरकुंसी देमम रावण पूरे संसार को नष्ट कर रहा है। माना जाता है कि संसार की भलाई के लिए ही लिंगखेसार का जो है जन्म हुआ। लिंगखेसार का विवाह सिंगछोडम यानी सीता के साथ, मतलब वहां लोक भाषा में उन्होंने अपने अनुसार नामकरण किया। और विवाह के पश्चात लिंगखेसार पिता छोंगपा गेजिंग यानी दशरथ के कहने पर सिंगछोडम सीता को लेकर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ऐसी कथा जो है मानी जाती है। और इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण मैं बात यहाँ रखना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि एक सिक्किम में हनुमान टोक मंदिर है। और हनुमान टोक मंदिर जो है वहां पर यह कहा जाता है कि सिक्किम मतलब वहां ऊंचाई पहाड़ियों पर स्थित है हनुमान टोक। और हनुमान टोक माना जाता है कि वह हनुमान टोक जब हनुमान जी सजीवन बूटी ले जा रहे थे तो कुछ देर के लिए वह सिक्किम की उन पहाड़ियों पर जो है रुके थे। तो आज भी सिक्किम में हनुमान टोक सिक्किम वासियों के लिए एक तरीके से पवित्र स्थल के रूप में जो है माना जाता है, उसे स्वीकार किया जाता है। और वह आज भी जो है वहाँ हनुमान टोक विद्यमान है और बहुत पवित्र और यह कह सकते हैं कि लोक में जो है एक तरीके से उसे मान्यता मानी जाती है और कहा जाता है कि कोई भी कामना हो वहाँ पूरी होती है। क्योंकि मैं एक प्रसंग में, क्योंकि मैं जब पूर्वोत्तर की राम कथा पर काम कर रहा था तो मैंने उन मंदिरों के चित्र भी इकट्ठा किए। अगर कहेंगे तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके भी उनको दिखा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है और भी राज्यों को हमें समेटना है और बात करनी है। तो अब ये भूटिया जनजाति इसी तरीके से लेपचा जनजाति में भी वहां की लोक भाषाओं में राम कथा मिलती है। अब हम सीधे आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में भी जो है एक तरीके से रामायण की कथाओं का प्रचलन मिलता है। और एक तरीके से कह ले कि राम कथा का जो स्वरूप है वो रंगमंच के रूप में दिखाई पड़ता है मणिपुर में। और मणिपुर में यानी गरीब निवाज, एक गरीब निवाज राजा थे, उनके समय से ही रामनवमी के अवसर पर राम जी प्रभु के मंदिर में रामलीला प्रभु की परंपरा जो है चलाने का काम सबसे पहले गरीब निवाज ने ही किया था। और मणिपुर की जो लोकनाट्य परंपरा जिसको सुमांग लीला या लीला परंपरा या रामलीला परंपरा के माध्यम से जो है राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। और एक तरीके से कहें कि जो पूरा मणिपुर का जो सामाजिक जीवन है वहां एक तरीके से राम भक्ति के प्रचार के साथ जो है उसमें बहुत सारा आमूलचूल परिवर्तन किया गया। और क्योंकि यहाँ पर वैष्णव धर्म का प्रभाव रहा, क्योंकि मणिपुर की राम कथा जो है वो कहीं ना कहीं जो बंगाल की कृतिवास रामायण है उस कृतिवास रामायण का प्रभाव जो है वह मणिपुरी रामायण पर दिखाई पड़ता है। और मैतेई जनजीवन में वैष्णव विनम्रता का जो समावेश है कहीं ना कहीं वो कृतिवास रामायण से ही प्रभावित है। और एक तरीके से जो राम कथा की परंपरा की जो ज्योति प्रज्वलित हुई वह गरीब निवाज के माध्यम से ही हुई। और इसके साथ साथ तमाम सारी जो आधुनिक वहाँ की मणिपुरी की साहित्यिक विधाएं हैं उन विधाओं में राम की जो कथा है विभिन्न घटनाओं का समावेश को दिखाई पड़ता है। और 30 के दशक में माइकल मधुसूदन ने मेघनाथ वध जो है बांग्ला भाषा में उन्होंने जो है काव्य लिखा था। बाद में चल करके एच नवदीप चंद सिंह ने मणिपुरी में उसका काव्य अनुवाद किया था। और इसके बाद एल इम्बुंग यामा सिंह तथा एच येबुबी सिंह ने भी इसका अनुवाद किया जो आज भी प्रकाशित है। और कवि ए मनकेतन सिंह ने इसके 7वें सर्ग का बड़ा ही सुंदर अनुवाद किया है। पंडित काला चांद सिंह शास्त्री और ब्रज बिहारी शर्मा ने कालिदास के रघुवंश के भिन्न भिन्न राम के प्रसंगों का जो है उन्होंने मणिपुरी भाषा में अनुवाद किया है। और इसके अलावा जो है श्री एल इमोंग यामा सिंह ने रामायण का तथा मणिपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों ने रामचरितमानस का मणिपुरी भाषा में अनुवाद किया है। तो आज भी जो है यह दोनों का जो है एक तरीके से प्रकाशन वह हुआ है। और इन सब प्रयासों के आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि राम कथा का महत्व मणिपुर में भी रहा है। और गरीब निवाज ने राम भक्ति के प्रभाव के कारण से ही जो है वहां पर एक तरीके से शवों के दफनाने की जो एक दाह संस्कार की सबसे पहले वहां प्रथा चलाई गई। और अस्थि संचय और जो गंगा विसर्जन की प्रथा रही है वह धार्मिक परंपराएं जो है वह विकसित होती हैं। और गरीब निवाज की राम भक्ति की कथा जो जारी की गई
एक तरीके से उसको कथा के रूप में आज भी वहां पर सुनते हैं लोग, जिनमें 5 पर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम देवनागरी लिपि में, तो अंतिम बार बांग्ला लिपि में जो है वह राम का अंकित एक सिक्का होता है, जो हर समय वहां पर पवित्र, जब मतलब त्योहारों पर उसको रखा जाता है। और मणिपुर के शिलालेखों पर भी राम राम खुदा हुआ है, वहां पर तमाम सारी खुदाई हुई जो गरीब निवाज के समय से थी। तो वो कुछ ऐसे सिक्कों का प्रचलन गरीब निवाज के समय था, जो राम राम नाम करके जो है मणिपुरी में, मैतेई भाषा में वो लिखते थे। और एक तरीके से रामानंदी, गरीब निवाज ने रामानंदी एक संप्रदाय जो है विकसित किया, कई सारे मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया गया, और एक तरीके से कहें कि उन्होंने रामानंदी अनुयायियों को जो है तरीके से आश्रय दिया, और राम की पूरी परंपरा को एक तरीके से विकसित करने का उन्होंने कार्य किया। तो इस तरीके से पूरी एक राम कथा का त्रिपुरा में भी हमें राम कथा का प्रसंग दिखाई पड़ता है, जो जमातिया जनजाति है वहां पर भी, जमातिया जनजाति में भी त्रिपुरा में जो है राम कथा का प्रसंग मिलता है। इसके बाद नागालैंड में तो राम कथा का उस तरीके से अभी तक मेरी जो खोजबीन हुई है उस तरीके से प्रसंग नहीं आया है, लेकिन एक तरीके से महाभारत काल से ही जो है यह नागालैंड का संबंध रहा है, और नागा लोग जो है अपने को मतलब मानते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो आज का यह महत्वपूर्ण विषय रखा गया है, तो राम कथा यहाँ के जन जन में विद्यमान है, यहाँ के लोक में विद्यमान है, और 8 राज्यों में सिर्फ नागालैंड को यदि छोड़ दें तो लगभग सभी राज्यों में कहीं ना कहीं उनकी लोक भाषाओं में राम कथा का प्रसंग मिलता है, राम की कथा मिलती है। और अब हम इसकी एकात्मकता की बात करते हैं कि किस तरीके से पूर्वोत्तर भारत से कभी अलग नहीं था, भारत के साथ हमेशा सहयोग वह पूर्वोत्तर का रहा है। इस बात को मैं पूरी तरीके से आज इस व्याख्यान में साबित भी करूंगा कि जो एक तरीके से राष्ट्रीय एकात्मकता है, यानी भारत के निर्माण में पूर्वोत्तर की क्या भूमिका रही, इसे आज हमें समझने की आवश्यकता है, इसे आज हमें जानने की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कि वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ मुनि का आश्रम जो है वो गुवाहाटी में स्थित है, और वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ हम सभी जानते हैं कि जो राम के गुरु थे। आज भी वशिष्ठ आश्रम जो है माना जाता है कि वह गुवाहाटी में ही स्थित है, और जिसका दर्शन करने लोग आते हैं। राजा सुग्रीव का संपर्क जो है वो कार्बी समुदाय से था, कार्बी समुदाय के लोग आज भी जो है राजा सुग्रीव का संबंध मानते हैं अपने साथ जोड़ करके। और एक तरीके से जो मोनपा, अरुणाचल प्रदेश की मोनपा है, आजी लंबू डांस, वह भी जो है एक तरीके से भारतीय सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है। और एक जो अरुणाचल प्रदेश की आका समुदाय है, आका समुदाय अपने को जामवंत से जोड़ते हैं, मतलब आज भी उनके समाज में जामवंत से वह अपनी अपनी तरीके से परंपरा का, अपने परिवार का एक पूरी स्वरूप की स्थिति को वह उसकी गणना करते हैं। और अगर हम देखें तो महाभारत काल से ही, महाभारत काल का, यानी आप सभी जानते हैं कि महाभारत के प्रसंगों का, तमाम सारे प्रसंग ऐसे चरित्र हैं जिनका महाभारत में जुड़ाव रहा और जो पूर्वोत्तर से रहे। जो हमारी राष्ट्रीय एकात्मकता, जिसको हम कभी बीच में पूर्वोत्तर को भुला दिया गया, पूर्वोत्तर के प्रसंगों को अलग कर दिया गया, कि कभी यह माना गया अच्छा पूर्वोत्तर भी कहीं है, लेकिन महाभारत काल से ही पूर्वोत्तर का भारत के साथ, यानी पूरे भारतीय वैभव में पूर्वोत्तर की भी भूमिका रही। आप सभी जानते हैं कि रुक्मणी जो इदु मिश्मी जनजाति की रहने वाली थी, जिसका कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह किया, यानी रुक्मणी जो है इदु मिश्मी जनजाति की थी, और कृष्ण ने जो है यही अरुणाचल की रहने वाली रुक्मणी के साथ उन्होंने विवाह किया। आप सभी जानते हैं कि नागालैंड की हिडिंबा, घटोत्कच, बार्बरिक, ये सब डिमासा जनजाति के लोग थे, जिनका महाभारत में एक तरीके से विशेष योगदान रहा है। यानी हम हिडिंबा को नहीं भूल सकते, हम घटोत्कच को नहीं भूल सकते हैं। यानी मणिपुर की अगर हम बात करें तो चित्रांगदा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ, जो हमारी पूरी राष्ट्रीय एकात्मकता का सूत्र है। आज हम उन सबको स्थापित करने का काम है कि मणिपुर की चित्रांगदा जो है उनके साथ अर्जुन का विवाह हुआ था। इसके साथ घटोत्कच का मंदिर जो है थाईलैंड में स्थित है, बार्बरिक जिसे हम खाटू श्याम जो हरियाणा राजस्थान में है, उसे हम जोड़ करके देखते हैं। नाग कन्या उलीपी, यानी उलीपी जिसका अर्जुन के साथ विवाह हुआ था, जो नाग कन्या थी, अर्जुन ने उलीपी कन्या के साथ विवाह किया, जिनका यह कह सकते हैं कि चाहे वह घटोत्कच हो का मतलब एक तरीके से कहा जाए तो
महाभारत में किस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया, ये हम सभी जानते हैं। और असम में श्रीमंत शंकर देव ने किस तरीके से वैष्णव धर्म का यानी भक्ति आंदोलन का, माधव देव ने किस तरीके से जो है वैष्णव धर्म का प्रचार किया। और मणिपुर में जैसा कि हमने गरीब निवाज का, भाग्य चंद का नाम लिया, इनका भी वैष्णव धर्म को स्थापित करने में इन तमाम सारे लोगों का, पूरी राष्ट्र की परिकल्पना में जो राष्ट्र एकता का भावना है वो हमें समाहित होता है। तमाम सारे तीर्थ स्थल हैं पूर्वोत्तर में, जिनको जो है हम जोड़ करके देखते हैं। 3 शक्तिपीठ हैं, कामाख्या है, त्रिपुर सुंदरी है जो त्रिपुरा में स्थित है, जैंतिया टेम्पल है, जिसको जैंतिया टेम्पल नर्तियांग में है, जैंतिया मेघालय में स्थित है, जैंतिया हिल्स में नर्तियांग है, वो तीर्थ स्थल के रूप में है। कामाख्या है जो गुवाहाटी में स्थित है, वह आज भी हमारी उस राष्ट्रीय एकात्मकता का हमारे भारत के साथ जोड़ करके, अगर संपूर्णता की भारत की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर के हिस्सों से अछूते होकर के हम नहीं अपनी पूरी भारत की बात कर सकते हैं। आप देखेंगे कि परशुराम कुंड, जब कहा जाता है कि परशुराम ने तमाम सारे लोगों की हत्या करके अपना जो है फरसा धोया था, तो वह अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिले में स्थित है। आज भी जो है 14 जनवरी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन उसमें स्नान करने से तमाम सारे साधु संत वहां आते हैं और स्नान करते हैं उस परशुराम कुंड में। नवग्रह मंदिर है जो गुवाहाटी में स्थित है, जहां कहा जाता है कि नवग्रहों की एक तरीके से स्थापना की गई। उनाकोटी जो त्रिपुरा में स्थित है, उनाकोटी हम सभी जानते हैं कि जहां पर ईश्वर के तमाम सारे चित्र, 84 करोड़ देवी देवताओं के चित्र जो है वहां पर अंकित किए गए हैं उनाकोटी। इसके अलावा मतलब 1 कोटि यानी कहने का 1 करोड़ से कम मतलब चित्र हैं उनाकोटी में। मतलब होता है 1 करोड़ से कम जो है उनाकोटी में स्थित है। और इसके बाद तमाम दलाई लामा को देखें जो तवांग अरुणाचल प्रदेश में उनका जन्म हुआ। गुरु नानक ने पूर्वोत्तर में यात्रा की, उन्होंने तिब्बत, अरुणाचल, असम से आकर के यात्रा की। आदि शंकराचार्य का देखें तो उन्होंने कामरूप में यात्रा की। स्वामी विवेकानंद शिलोंग आए थे और स्वामी विवेकानंद का शिलोंग 1909 में आगमन हुआ। कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर से जुड़ करके, पूर्वोत्तर के वैविध्य से जो हमारी राष्ट्रीय एकात्मकता है, जो राष्ट्रीय हमारी एक बोध है, उसको स्थापित रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने जो है यहाँ पर उनका यात्रा हुआ था। स्वतंत्रता तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम युद्ध में तमाम सारे यहाँ पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे आंग्लो मणिपुर युद्ध लें जो 1897 ईस्वी के लगभग है, ऐसे लोगों ने जो है अपना योगदान दिया। और तमाम सारे ऐसे पवित्र स्थल है जिसको मालनी थान है, भीष्मक नगर है, नक्षत्र पहाड़ है, परशुराम कुंड है, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कहीं ना कहीं हमारी भारत की उस राष्ट्रीय एकात्मकता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक बोध से हमें जोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर तमाम सारे ऐसे पर्वत पहाड़ हैं जो उस भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, जो सूर्य पहाड़ है, नीलांचल पहाड़ है, तमाम सारे ऐसे हैं जो नर्तियांग मेघालय हमने कहा कि है, तमाम सारे मिजोरम में भांगचिया है, काली मंदिर है मिजोरम में स्थित है। तो ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। और एक तरीके से कुमार भास्कर बर्मन का या जो त्रिपुरा के रहने वाले कुमार भास्कर बर्मन का संपर्क क्या कहा जाता है कि राजा हर्षवर्धन से था। उन्होंने उस युद्ध में राजा हर्षवर्धन का सहयोग किया था, चाहे वह कार्बी साम्राज्य हो, चाहे कछारी साम्राज्य हो, चाहे कोच साम्राज्य हो, चाहे ओम साम्राज्य हो, कहीं न कहीं उन साम्राज्यों की भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता, राष्ट्रीय वैभव में कहीं न कहीं इनकी भूमिका रही है। तिलेश्वरी बरुआ को कौन भूल सकता है, जिसकी 12 वर्ष की बालिका स्वतंत्रता संग्राम में वह लड़ी थी, तिलेश्वरी बरुआ। थंगल जनरल को कौन बोल सकता है, जो सबसे ओल्डेस्ट स्वतंत्रता सेनानी 83 वर्ष का थंगल जनरल, जिनको जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका थी। तो ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनको आपको हम एक अवगत कराएं कि अभी अभी एक लाचित बरफुकन की सबसे बड़ी जो है एक तरीके से स्टैचू उनकी बन रही है, जो लाचित बरफुकन, जो कहा जाता है कि उनका एक तरीके से रहा कि 17 बार जो है उन्होंने मुगलों को हराया। तो ऐसे लाचित बरफुकन की भी जो है एक तरीके से असम में उपस्थिति को पछाड़ करके मुगलों को पूर्वोत्तर में प्रवेश नहीं करने दिए। तो तमाम सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तमाम सारे ऐसे सामाजिक बौद्धिक लोग हैं जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता में जो है उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने भारत को एक साथ जोड़ने का काम किया, और जो लोक पहल का यह जो प्रयास है कि राष्ट्रीय एकात्मकता जो रही है उसको क्यों ना उजागर किया जाए, हम अपने भारत को विश्व गुरु और पुनः स्थापित करें,
तो इस संकल्पना और इस उद्देश्य को लेकर के जो तमाम सारे प्रसंग हैं, ये हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय एकात्मकता के द्योतक के रूप में हमें आज दिखाई पड़ते हैं। समय तो और था हमें और भी कुछ प्रसंगों का रखने का। तमाम सारे ऐसे राज्यों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने रानी गाइदिन्ल्यू को कौन भूल सकता है। तमाम सारे ऐसे प्रदेशों को, उतिरोध सिंह को कौन भूल सकता है। ऐसे तमाम सारे मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कौन भूल सकता है। मिजोरम की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को कौन भूल सकता है। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने भारतवर्ष में उनका विशेष योगदान था। महात्मा गांधी के प्रभाव से तमाम सारे नेता निकल करके आए, तमाम सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकल के आए जिन्होंने भारत की इस सांस्कृतिक वैभव, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को एक नई पहचान दिलाने में पूर्वोत्तर की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पूर्वोत्तर को बांट करके नहीं देखता बल्कि भारत के एक अंग के रूप में देखता हूं और जिसके माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार पूर्वोत्तर को एक नए प्रवेश के द्वार के रूप में देख रहे हैं, एक नए समृद्ध द्वार के रूप में देख रहे हैं, एक नए भारत के विकास में पूर्वोत्तर को देख रहे हैं। तो ये सब सारी संभावनाओं के रूप में जो आज यह प्रसंग रखा गया, निश्चित तौर पर यह भारत के उत्थान में, भारत के विश्वगुरु बनाने में, भारत के निर्माण में ये सारी चीजें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगी। कभी समय मिलेगा तो हम अन्य चीजों पर भी जो छूटी हुई उन पर भी बात करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। लोकपहल ने यह हमें अवसर दिया, आदरणीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी और तमाम सारे श्रोताओं ने बड़े ध्यानपूर्वक हमें सुना। पूर्वोत्तर को जानने का, पूर्वोत्तर को समझने का, पूर्वोत्तर के अनछुए पहलुओं को उन्होंने सजोने का प्रयास किया। उन सभी के प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जब विषय वस्तु की मौलिकता होती है, कार्य कारण संबंधों पर आधारित जब निर्वचन होता है, तो व्याख्याएं बहुत ही परिपूर्णता के साथ अभिव्यक्ति पाती है। डॉक्टर आलोक जी के संपूर्ण व्याख्यान में, जैसा कि उनके अंतिम वाक्यों में था कि पूर्वोत्तर को मैं अलग नहीं मानता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तो कक्ष से कामरूप तक भारत की सार्वदेशिकता का निर्माण होता है। उस शक्तिपीठ से, उस पूर्वोत्तर की अद्भुत प्राकृतिक छटा के बिना भारत कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। वो अनिवार्य अविभाज्य अंग है भारत का। तो आपने जो संकल्प प्रस्तुत किया, और चूंकि पूर्वोत्तर के साहित्य से, कला से, उसकी संवेदना से और संवेदना से निर्मित साहित्य से उत्तर भारत के खास करके हिंदी भाषी लोग अभी बहुत रूप से अनभिज्ञ हैं। यद्यपि एक कड़ी जुड़ती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये जो अवध और भोजपुरी क्षेत्र का एक भाग है, वो असम से अपना संबंध जीविकोपार्जन के लिए जोड़ता था। तो एक छोटा सा परिचय था उनकी जीवन शैली से। लेकिन जितनी गहराई से डॉक्टर आलोक जी ने वहाँ के राम कथा, राम का साहित्य, और जहाँ वहाँ पर वैष्णव संप्रदाय और जो सगुण संप्रदाय है, वो किस तरह राम वहाँ जन जन में व्याप्त होते हैं और पूर्वोत्तर के समस्त राज्यों में। आपने असम से आरंभ किया था। माधव कंदली जो एक उनकी उपाधि थी, वहां पहली बार वाल्मीकि का संस्कृत का भावांतरण, रूपांतरण असमिया भाषा में होता है। उसके बाद शंकर देव, माधव देव, और उसमें अयोध्या का किस प्रकार चित्रण है भव्यता से, वो आज के समीकरण से हम लोग स्थापित भी करते हैं कि किस तरह आज अयोध्या धाम में कितनी भव्यता है, कितनी दिव्यता है। और जैसे भारत की आत्मा जो सिकुड़ी हुई थी, प्रकाशवान हो उठी है पूज्य मोदी जी, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। आपने एक जिक्र किया कि उन्होंने द्वार को खोला है। मैं तो राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी और प्राध्यापक हूँ। सीमाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है देश का सांस्कृतिककरण। कोई भी देश सुरक्षित तभी रह सकता है। कितनी बारीकी से आपने मिजो भाषा में, मिजो में, असमिया में, नागालैंड से को छोड़ दिया जाए तो राम कथा जन जन में व्यापी है। भाव भाषा अंतर हो सकता है। सुग्रीव से तादाद में जोड़ना, नदियों से तादाद में जोड़ना, उसमें गंगा को देखना, अरुणाचल प्रदेश में परशुराम का हर्षा धोने वाला तालाब, वो सब पवित्रता के भाव से एकाकार हो जाते हैं।
यह जो वैष्णव का संप्रदाय है वो किस प्रकार जुड़ता है, तो प्रत्येक मणिपुर में घासी, जयंतिया, गारो की जो पहाड़ियां हैं, और उस भौगोलिक क्षेत्र से किस प्रकार साहित्य का निर्माण होता है, किस प्रकार मिजोरम में खेती के देवता ही और राम और लक्ष्मण हैं, इस प्रकार धान का प्रसाद है उनका, और उन्हीं से ये कृषि कर्म संपन्न होता है। तो ये राम का जो लौकिकीकरण है, और पूर्वोत्तर भारत में सीमाओं पर प्रहरी खड़े हैं, लेकिन राष्ट्र की एकात्मकता सुदृढ़ होती है जन में व्याप्त सांस्कृतिक बोध से। जो संस्कृति का बोध है वही उन्हें दिखाता है, सिखाता है गारो और जयंतिया और नागालैंड के लोगों को, असम के लोगों को, कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के लिए पवित्र है शक्ति का स्थल कामरूप, त्रिपुर सुंदरी और त्रिपुरा के वो मंदिर, उसी प्रकार जो पहाड़ियों पर स्थित है, उसी प्रकार उन लोगों के लिए काशी की प्रियता है, अयोध्या की प्रियता है, वृंदावन की प्रियता है। और मणिपुर में आपने पूरी राम कथा का जिक्र किया, और कृष्ण कथा तो उससे ओझल है, वहां भी वैष्णवी संप्रदाय, आपने गरीब निवाज राजा का नाम लिया, किस प्रकार रामानंदी संप्रदाय का वहां समारंभ करते हैं। यही राष्ट्रीय एकात्मकता के तत्व हैं जिसको डॉक्टर आलोक जी ने किस प्रकार वहां बढ़ने नहीं दिया, मुगलों की सेना को वहां रोक लिया। किस तरह गुरु नानक देव का भ्रमण होता है, पंजाब के गुरु नानक देव राम की निर्गुण राम का तत्व धारण करते हैं, असम में जाते हैं और सगुण से साक्षात्कार करते हैं। ये अद्भुत सामर्थ्य है। और पूर्व ये सारी बातें, जैसे अरुण जी जैसे एकदम डॉक्टर आलोक जी जैसे शोध कार्य में निपुण, उस भाषा से सामीप्य, उस जनजाति से सामीप्य, उसका आत्मीय स्पर्श करके जो अभिव्यक्ति हुई है, ऐसे कितने आख्यानों की आवश्यकता राष्ट्र की एकात्मकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अनिवार्य है। ऐसे बहुत ही सरल शब्दों में, और भाषा पर आपका अधिकार है, बहुत संस्कृत निष्ठ प्रांजल भाषा है। तो ये जो संस्कृति का प्रवाह आपने जो हिंदी में जो उसकी गंगोत्री आज प्रवाहित की है, तो गंगा तो पवित्र होगी ही जब गंगोत्री पवित्र रहेगी। आपने बड़े धारा प्रवाह और परिपूर्ण तर्कों, साक्ष्यों के आधार पर आपने इसका नीरछीर विवेचन किया है, वह अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और हमें ऐसे आख्यानों की आवश्यकता अभी है। आपकी और श्रृंखला, और आप तो हमारे परिवार के अंग हैं, और श्रृंखलाओं की आवश्यकता है। हम अन्य राज्यों को कैसे स्पर्श करें। मैं कुछ प्रचारकों के, महत्वपूर्ण अपने प्रचारक हैं, उनके जरिए मैं पूर्वोत्तर को जानने का प्रयास करता था, लेकिन दो आख्यान ऐसे हुए मुनीन्द्र मिश्र जी की पूर्वोत्तर की राम कथा, और उससे भी बड़ी सूक्ष्मता के साथ धरातल पर उतरने का। मैं प्रयागराज में बैठा हूं, लेकिन मैं गारो भी गया, जयंतिया भी गया, मिजोरम भी गया, वो ललथन हवला की भूमि पर, लालडेगा की भूमि पर भी किस तरह स्पष्ट एक 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 अद्भुत वैदुष्य के साथ जो प्रस्तुति थी, उससे हमें ये समझ में आया कि क्यों इतने घात प्रतिघात के बाद वो पूरा पूर्वोत्तर चट्टानी एकात्मकता के साथ, भारत के साथ सगुण रूप से एकाकार है। उसके कारण यही राम के रामत्व और सांस्कृतिक एकीकरण के वो जो तत्व हैं, जो जन में व्याप्त हैं, जो राम वहां जन जन व्यापी हो गए हैं, कोई व्यक्ति उसे तोड़ नहीं सकता। मिजोरम का जो आपने प्रसंग उधारा, वो अद्भुत है। बहुत दूर है वहां से दिल्ली, और पीकिंग बहुत नजदीक है, फिर भी देश अगर वो टिका हुआ है। लालडेंगा का जो अलगाववादी आंदोलन, बोडो का अलगाववादी आंदोलन, इन सारे विध्वंसकारी रावणी प्रवृत्ति के बीच मध्य जो राम का आदर्श, राम की एकात्मकता, राम की सहनशीलता, राम का वीरत्व, राम का ओज, राम का लावण्य, राम का प्रेम, राम का सहयोग, कितना कितना सबरी का वो तत्व, प्रेम का तत्व, अनंतता का तत्व, व्यापकता का तत्व, उदारता का तत्व एक साथ समाहित होता है, तो कैसे वहां के राम कथाओं में वह जीवंतता है, और किस तरह अनुवाद होकर, भावानुवाद होकर के, और पौराणिकता के साथ सुग्रीव से जुड़ाव, हनुमान से जुड़ाव, ये अद्भुत है आज के आपके सारे प्रसंग। और आपने उसको बड़ी सूक्ष्मता से उसका संज्ञान लिया था, उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी तर्कपूर्ण तीक्ष्णता के साथ, जिसकी मैं अगर नंबर देना हो तो 100 में 100 उसकी संप्रेषणीयता का अंक प्रदान करूंगा। उतनी वह
जितनी आकर्षक थी, मैं सुन भी रहा था, कुछ लिख भी रहा था, क्योंकि प्रसंग लिखने पड़ेंगे, बहुत ऐसे हैं, और ये रिकॉर्डिंग रहेगी, आपके पास जाएगी, हमारे श्रोताओं के पास। तार तार करके पूर्वोत्तर किस तरह अडिग चट्टान की तरह, वह हिमालय की तरह, हिमालय का उर्वर भूमि, वह उर्वशीयम मेघालय, वह अरुणाचल का जहाँ पहली किरण फूटती है, वो सारा दर्शन आपने कराया। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अवध के क्षेत्र में बैठा हुआ किस प्रकार उसका दर्शन कर रहा था। आपने उस लोक गीतों में राम कथाओं में, राम कथा में कैसे व्याप्त होते हैं, राम कैसे लोक गीतों में जन्मे व्याप्त होते हैं, विवाह के प्रसंग पर कब, जब बच्ची को जब आभूषणों से युक्त किया जाएगा तब कौन सा गीत गाया जाएगा, इस सारे प्रसंग को आपने एक साथ तरंगित किया, उन्हें उत्सर्जित किया, और उन्हें एक उस सारी संवेदना को उस एकात्मकता की चेतना से एकाकार किया। वह अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और मैं इस व्याख्यान को एक सर्वश्रेष्ठ व्याख्यान, अध्येता का व्याख्यान, एक मनीषी के व्याख्यान के रूप में रूपायित करूंगा। निश्चित रूप से वह अद्भुत है, अविस्मरणीय है, क्योंकि उससे भारत की एकता जीवंत होती है। राम का जिस प्रकार एक पूर्वोत्तर की दृष्टि से उसका अंतरंग प्रसंग को, उसको जो एक छुअन दी है, उसको एक स्पर्श दिया है, वह पूर्वोत्तर पूरे राष्ट्र के भाव का बोध किस तरह करा पाता है, और किस तरह अवशेष भारत का जुड़ाव उससे नहीं हो पाता है, उसमें राम का कितना बड़ा महत्व है। वो राम का की जो महिमा है, वो राम से भी कितनी बड़ी हो जाती है। राम की तुलना राम के अतिरिक्त किसी से हो ही नहीं सकती बराबरी। तो यह हमारा प्रयास, सदप्रयास सार्थक हुआ है, सकारात्मक हुआ है, और मुझे एक आलोक भी मिला है डॉक्टर आलोक कुमार सिंह के रूप में, जो इस लोक पहल को दिव्य और भव्य बनाएगा। आपका बहुत बहुत आत्मीय आभार मैं व्यक्त पूरे लोक पहल से करूंगा। आप मेरे छोटे भाई हैं, उस रूप में भी आभार करूंगा, क्योंकि आत्मा में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। वो तो सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग बानी, इसी में उसकी अनुभूति करते हैं। इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। और डॉक्टर हर्षमणि सिंह मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर हर्षमणि सिंह। जी 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 जी। तो अब मैं एक धन्यवाद मैं और करूंगा। डॉक्टर आलोक जी, मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के चेयरपर्सन और हमारे बड़े भाई डॉक्टर उदयभान सिंह हम लोगों से जुड़े हुए हैं और लगातार सुन रहे हैं। वो बहुत अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान हैं, हमारी वाणी को लगातार सुन रहे हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, हमारे अगुआ हैं। और वो आपको कितने धैर्य के साथ, शालीनता के साथ, तो आपके पूरे पाठे में, संभाषण में कितना आकर्षण था कि वो गंगा के प्रवाह के साथ हम लोग सब कल कल छल छल प्रवाहित हो रहे थे। वो लगातार हमसे बने हुए हैं, और हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और जितना ये आपके साथ के जो पूर्वोत्तर के जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, जो प्राध्यापक हैं, जो प्राध्यापक नहीं है, जो शोध छात्र हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और मैं एक लोक पहल की, हमारे अरुण त्रिपाठी जी स्वदेशी जागरण मंच काशी प्रांत के मेरे साथ सहयोग करते हैं, ऐसे सह समन्वयक डॉक्टर अरुण जी, जो बहुत विद्वान हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, प्रयागराज विश्वविद्यालय से, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इसी के साथ हमारे बहुत ही अनन्य डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं। मैं अब उनसे कहूंगा कि डॉक्टर हर्ष जी, वो साहित्यकार भी हैं, प्राध्यापक के रूप में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के अपने प्रियतर अनुज डॉक्टर आलोक के उम्र और सीमाओं से परे होकर के अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करिए डॉक्टर हर्ष जी, क्योंकि जी भाषण में सचमुच बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी। उसमें तथ्यों की इतना नीरछीर उसकी मीमांसा थी जो अद्भुत और अस्मरणीय है। डॉक्टर हर्ष। जी। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। दरअसल मैं अपने मूल स्थान से थोड़ा सा अलग हूं, तो मैं आज बहुत, कैमरा आपके साथ और नहीं कर पा रहा हूं। तो बहुत संक्षिप्त में आप प्रस्तुत कर दीजिए, तब हम दो जी मिनट जी जी डॉक्टर जी जी उदय। जी 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 जी। आज मैं या अपनी यात्रा के दौरान मैं डॉक्टर आलोक सिंह और उनके जो व्याख्यान है, जो किस तरीके से उन्होंने उत्तर भारत की रगों को पूर्वोत्तर भारत की रगों से इस बारीक और महीन
सूक्ष्मता से उन्होंने जोड़ा कि मतलब जिसको कहते हैं कि कहीं कोई वही नहीं दिख रहा है, जिसको कहते हैं कि एक कीमियागिरी है, कारीगरी है कि वाकई किस तरीके से ये जो संबंध है, जिसको मेरे ख्याल से जो ब्रिटिश पीरियड में जो अलगाव एक तरीके से पैदा किया गया और उसके बाद फिर तमाम सारी ताकतों ने उसे पूर्वोत्तर का दर्जा दे के और एक अलग तरीके से उसको उत्तर भारत और वहां से अलग करने की कोशिश की। कई सारी वामपंथी ताकतें और इन सारी ताकतों ने उसमें बहुत मूल्यवान योगदान दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जो व्याख्यान है डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, हम लोगों ने पूर्वोत्तर से संबंधित कई विद्वानों के अलग अलग विषय पर हम लोगों ने व्याख्यान सुने हैं। एक दीवान जी थे, उनका भी व्याख्यान सुना। कई एक हम लोगों के साथ काकते जी हैं, वो हैं वहीं वहीं से संबंध रखते हैं। लेकिन आज जो आपने एकदम बिल्कुल एक महीन एक ऐसी रेखा प्रस्तुत कर दी, मुझे लगता है कि आपने बहुत महीन अध्ययन वहां पर किया होगा। मुझे नहीं जानकारी है कि आप वहां पर कब कितने समय से जुड़े रहे हैं, लेकिन जो आपने एक सेतु बनाया है, किस तरीके से भगवान राम, वो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, उसको आपने चरितार्थ किया कि किस तरीके से, चाहे वो हमारे जो भी राम कथा के पात्र रहे हों, वो चाहे परशुराम रहे हों, हमारे जो दो ही बड़े ग्रंथ हैं, एक रामायण और एक महाभारत, आपने उन दोनों ही काव्य खंड की रचनाओं को किस तरीके से आत्मसात किया, ये वास्तव में एक समावेशी दृष्टिकोण है। एक महीन अध्येता अपने विचारों और अपनी समझ से जब संप्रेषण करता है, उस विषय को आत्मसात करके जब दूसरे को संप्रेषण करता है, तो उसका जो प्रभावशालीता होती है, वो उसका कई गुना गुणात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये लोक पहल का ये मंच आपके इस व्याख्यान से और उसकी जो बहुआयामी दृष्टिकोण है, बहुआयामी परिचर्चा है, और आपने कहा भी कि हम इसके कुछ भागों को फिर, ये चर्चा बिल्कुल चलती रहेगी, और वाकई लोक पहल का यही उद्देश्य है कि तालाब के पानी की तरह नहीं, ये तो कल कल छल छल नदी की धारा की तरह बहने वाले विषय हैं, और उसमें आप जैसे जो शीर्षस्थ विद्वान हैं, उनका एक बहुत अहम योगदान है निसंदेह। इन 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 परिचर्चाओं का आशा ये नहीं है कि कितने लोगों तक ये बात जा रही है, लेकिन अगर कुछ ऐसे लोगों के बीच में स्पंदन करती है, तो इसका जो प्रभाव है वो हमें पूरे वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखने को मिलेगा। तो आपने समय निकाला और इस लोक पहल के मंच पर इस विषय को अपनी वाणी और अपने अपने ज्ञान की जो उद्यमिता है, उससे सुशोभित किया। मैं डॉक्टर आलोक सिंह का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आज की इस परिचर्चा में हम लोगों के गार्जियन और नेतृत्वकर्ता के रूप में डॉक्टर उदय भान सिंह सर हम लोगों के बीच लगातार जुड़े रहे, मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे अनुराग सिंह जी दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस मंच को डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी ने, इस वर्चुअल मंच को सजाया और बहुत महीन मीमांसा की, एक पूरक मीमांसा के रूप में डॉक्टर आलोक सिंह की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस लोक पहल के मंच को मेरठ से संचालित करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस मंच पर जो भी हमें सुन रहे हैं, और जब ये यूट्यूब पर जाएगा और फेसबुक पेज पर जाएगा, तब हमारे लोगों को इस विचार को सुनेंगे। मैं उन सभी का इस लोक पहल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आप उच्च कोटि के अर्थशास्त्री विद्वान हैं, साहित्यकार भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोक पहल के बड़े सजग अपने स्वयंसेवक हैं। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। अब मैं डॉक्टर उदय भान सर, सुन रहे हैं मुझे? हाँ, सबको नमस्कार। दरअसल पूर्वोत्तर भारत को लेकर के पूरा भारत और लोक पहल के इस मंच से जो भी प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं, हम सब सदैव पूर्वोत्तर
भारत को लेकर संवेदनशील रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के षड्यंत्रों का शिकार पूर्वोत्तर भारत रहा है और जिस प्रकार का नुकसान हुआ है पूर्वोत्तर भारत का कुछ ताकतों से, षड्यंत्रकारी ताकतों से, अभी सरसरी तौर पर उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ, धन्यवाद ज्ञापित करने वाले महानुभावों के द्वारा। लेकिन वहां पर जिस प्रकार से आलोक जी ने विषय रखा है पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने का, महाभारत और रामायण के साथ तादात्म्य स्थापित करने का जो प्रयास उन्होंने किया, ये जोड़ने का प्रयास नहीं, ये है ही, ये स्वमेव रूप से प्राकृतिक, ये स्वाभाविक है, यह स्वमेव है कि पूरा भारत, अखंड भारत जो है, पूरा भारत ही पूरे भारत से प्रभावित है। सब प्रकार के आख्यानों से, सब प्रकार के ग्रंथों से, सब प्रकार की भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से पूरा भारत अप्लावित है, प्रभावित है। तो पूर्वोत्तर भारत जो है अछूता नहीं है। किंतु फिर भी आलोक जी ने जिस प्रकार से आज के संदर्भ में कि कैसे पूर्वोत्तर भारत शेष भारत से जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है और सदा सदा जुड़ा रहेगा, उसे जैसे प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से यह सुखद है, अभिनंदनीय है। आलोक जी धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरा तो एक अनुरोध ये रहेगा कि जिस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत जो है षड्यंत्रों का, कई अनेक प्रकार के षड्यंत्रों का शिकार होता रहा है, उस दिशा में भी वह कार्य करें। क्योंकि मेरे एक अध्ययन का, मेरे एक शोध परियोजना का विषय भी है पूर्वोत्तर भारत, और पूर्वोत्तर भारत को किस प्रकार से शेष भारत से अलग करने का कुछ षड्यंत्र चलाया गया, इसको रोकने के लिए, और वो कौन कौन सी षड्यंत्रकारी ताकतें थीं जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग करने का षड्यंत्र रचा, उस पर भी अपने को काम करने की आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा अखिलेश जी से उनका नंबर लेकर के आलोक जी का, कि उनसे संपर्क करूं और इस विषय में उनसे विस्तार से बातचीत करते हुए हम लोग मिलकर के कार्य करें। बहुत सुंदर तरीके से आलोक जी ने विषय को रखा, और पूर्वोत्तर भारत किस प्रकार से अभिन्न रूप से अटूट है शेष भारत से, उसको रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपका उद्बोधन हम लोगों को मिला, इसके से हम लोग बहुत, हमको ऊर्जा मिलती है। और सर अगला रविवार मैं छूट गया था, तो मैं अनुरोध करूंगा कि अगला रविवार आपके लिए है, क्योंकि मैं रहूंगा। आप जानते हैं मैं उस दिन अयोध्या था सांगठनिक कार्य की दृष्टि से। अखिलेश जी, असल में अखिल भारतीय प्रचार विभाग का एक 3 दिन का आयोजन है पंचकुला में। पंचकुला हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के साथ सटा हुआ शहर है पंचकुला। देख रहे हैं भारतीय चित्र साधना के द्वारा चित्र भारती फिल्म समारोह का आयोजन हो रहा है, आपको जानकारी मिली होगी शायद। जी सर है। हाँ, तो मैं आयोजन टोली में रहूंगा, और 20 तारीख से 26 तारीख तक मैं उधर रहने वाला हूँ। मेरे ख्याल से 25 तारीख को रविवार है। हाँ जी। तो अगले इस रविवार रविवार को के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, अगली बार के लिए मैं अगली बार मेरा सौभाग्य है। और आपके तुरंत बाद फिर मैं डॉक्टर आलोक को मैं निवेदन करूंगा। बहुत लिस्ट हमारी, अब तो फिर विदेशों में जाना है, अमेरिका, कनाडा, जापान ऐसे होता है, लेकिन पूर्वोत्तर पर जो हम लोगों की कमी थी उसको डॉक्टर आलोक के धारावाहिक। बल्कि आलोक जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर, जिसको मैंने अभी बताया, जिस पर चर्चा की, जिसको छुआ, कि ये जो वो कौन कौन से षड्यंत्र हैं शुरू से, विशेष अंग्रेजों के समय से देखिए बहुत सारे। और आलोक जी ने एक बहुत बड़ी मार्के की बात कही है, इतने षड्यंत्रों के बावजूद पूर्वोत्तर भारत के साथ जुड़ा रहा। पूर्वोत्तर के सभी प्रांत जो हैं वो जुड़े ही रहे, तमाम षड्यंत्रों के बाद, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी, फिर भी जुड़ा हुआ रहा। जुड़े होने का एकमात्र सूत्र क्या है, उसकी तरफ संकेत किया आलोक जी ने, और वो वही है, जड़ वही है, जिसके कारण पूर्वोत्तर भारत को कभी भी किसी भी विरोधी ताकत ने हमसे अलग कर पाने में सक्षम नहीं हुए। तो मेरा निवेदन रहेगा कि अगले विषय में इस विषय को जरूर रखिएगा। बिल्कुल सर, मैं एक बात और उल्लेख करना चाहूंगा कि जब मैं इन सब विषयों पर काम किया तो तमाम सारे जो भारत के विरोध में एक नैरेटिव
लाने वाले थे, उन्होंने काफी विरोध किया कि इसका इनको मैटर नहीं उपलब्ध होने पाएगा। तमाम सारे स्थलों को जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे स्थलों को मिटाने का यहाँ भरसक प्रयास अभी भी किया जा रहा है। तमाम सारे जो ग्रंथ जैसे खासी भाषा में लिखा गया रामायण कार्बी भाषा में, उसको नष्ट करने के भी तक प्रयास किए गए। आज भी तमाम सारे ऐसे नैरेटिव फैलाए जाते हैं कि मिजोरम भाषा में कोई राम कथा मिलती ही नहीं। एक हमारा इस पर प्रोजेक्ट है नैरेटिव, मतलब इस प्रकार की नैरेटिव को तोड़ने में ही पूर्वोत्तर भारत के षड्यंत्रकारी, पूर्वोत्तर भारत की षड्यंत्रकारी ताकतें और उनका समाधान, इस टाइप से कुछ एग्जैक्ट मुझे मिल नहीं रहा है, मेरे पास अभी है नहीं यहाँ पर, तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इसमें मिलकर के हम लोग सब कोई लोक पहल के सभी साथी और आलोक जी, हम सब मिलकर के कार्य तुम्हारे साथ तुम्हारी आपको सर बता दें कि बख्तियार खिलजी तो आया ही, उसके बाद गारो हिल्स में जो है मीर जुमला गया था। तो अभी वहाँ एक कामाख्या मंदिर है मीर जुमला, उसको तोड़ने का उसने प्रयास किया। खैर वो वहीं मर गया, वो लास्ट मुगल शासक था जो वहां तुरा तक पहुंचा था। तो कई सारे ऐसे प्रयास हैं, चाहे अंग्रेजों के समय से, चाहे मुगलों के समय से, चाहे अभी वर्तमान में कुछ ऐसी ताकतें हैं लगातार भारत के उस सांस्कृतिक संदर्भ को तोड़ने का, उसे छिपाने का, उसे भ्रमित करने का, उसे अलग करने का प्रयास है। आप सब लोगों ने जो प्रयास किया वह अतुलनीय है, और नमन है करता हूं। नहीं, बहुत अच्छे ढंग से आपने विषय रखा, और बार बार अखिलेश जी बोल भी रहे हैं, सभी ने मुक्त हृदय से, मुक्त कंठ से, मुक्त भाव से आपको साधुवाद दिया है, और आप करते रहें। एक विषय इसको भी जोड़ लीजिएगा जो जिसकी चर्चा है। बिल्कुल सर, आपके निर्देशों का, इस महत्वपूर्ण परामर्श का हम लोग पालन करेंगे, और आलोक जी से एक विस्तृत व्याख्यान और सुनेंगे, तब हम लोगों का पूर्ण वृत्त पूरा होगा। आप सभी जुड़े रहे। डॉक्टर आलोक जी का विशेष अभिनंदन और स्वागत इस मंच पर। हमारे बड़े भाई डॉक्टर उदय भान सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अनुराग जी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह, डॉक्टर और जितने हमारे साथी सुन रहे हैं, हमारी बहुत ही प्रिय एक जुड़े हुई थी डॉक्टर अनुभूत सिंह चौहान जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी श्रोताओं का, क्योंकि लाइव प्रसारण कई माध्यमों से है, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। और संघ के दो बड़े प्रचारक भी इसको सुन रहे थे, सर शिव मूर्ति जी सुन रहे थे, जो धर्म जागरण के राष्ट्रीय सह समन्वयक है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।